सोमवार 13 दिसंबर। उस रोज़ का हर नेशनल डेली पिछली रात के धारावी के कत्लेआम की खबर से भरा पड़ा था। खबर को उसी रोज़ के अखबार में जगह देने के लिए लेट सिटी एडिशन निकाले गए थे, वरना खबर अगले रोज़ ही छप जाती। हमेशा की तरह मीडिया ने तब भी ये रोना रोया था कि महानगर पर माफिया राज होता चला जा रहा था और मुंबई पुलिस की अकर्मण्यता और माफिया राज के आगे बेचारगी एक बार फिर इतने रौद्र रूप से उजागर हुई थी। खबर में इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि जहां वो हौलनाक कत्लेआम वाक़या हुआ था, वो एक गैर कानूनी बार था जो एन पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था। और रात की वो वारदात यकीनन गैंग किलिंग की मिसाल थी, जो कि इस बार आपे से बाहर हो गई थी। पुलिस की तफ्तीश रात से ही वारदात के बाद से ही जारी थी। व्यापक पूछताछ हुई थी, जिसका जो नतीजा निकला था वो इस प्रकार था। वारदात का कोई चश्मदीद गवाह उपलब्ध नहीं था, खुद मालिक जोग सिंह भी नहीं, जो कहता था कि तबीयत खराब होने की वजह से वो 11 बजे से पहले ही वहाँ से घर चला गया था, जो कि बकौल उसके कोई नई बात नहीं थी। वृद्ध शरीर था, कभी भी कोई ऊंच नीच हो जाती थी, जैसे कि पिछली रात हुई थी। वो हौलनाक खबर मोबाइल पर मिलने के बाद ही गिरता पड़ता वो वहाँ पहुँचा था। बाहर में गैर कानूनी बार चलता होने से उसने पुरजोर इनकार किया। उसने फर्श पर कहीं कहीं विस्की के अद्दे या बोतल लुढ़की दिखाई गई तो उसने मासूम जवाब दिया कि लाख मना करने के बावजूद कुछ ग्राहक अपना खुद का सामान वहाँ ले आते थे, या शायद वेटर सप्लाई करते थे। कभी कभार एक आध वेटर पर उसे ऐसा शक हुआ था तो उसने उसे तत्काल नौकरी से निकाल दिया था। बाजरिया जोग सिंह स्टाफ को घर घर से पकड़ मंगवाया गया और उनसे सवाल हुआ कि उन्होंने क्या देखा था। हर किसी से मालिक जैसा ही मासूम जवाब मिला कि कुछ नहीं देखा था। हर वेटर का दावा था कि उस घड़ी वो तो किचन में था और ग्राहक का किचन का ऑर्डर तैयार होने का इंतज़ार कर रहा था। जो वेटर किचन में होने का दावा नहीं पेश कर सके थे, उनके जो विभिन्न जवाब थे वो थे: टॉयलेट में था, ग्राहक के लिए सिगरेट का पैकेट लेने गया था, ग्राहक के लिए टैक्सी तलाश करने गया था, तबीयत खराब हो गई थी, 11 बजे, 11:15 बजे, 11:30 बजे घर चला गया था, गोली चलने की आवाज़ सुनते ही दहशत में बेहोश होकर गिर पड़ा था, वगैरह। किचन स्टाफ का दावा था कि गोलियां चलने की आवाज़ सुनते ही उनकी तो किचन से बाहर कदम रखने की मजाल ही नहीं हुई थी। वो तो घुटनों में सिर दबाकर फर्श पर बैठ गए थे। लिहाजा इतना बड़ा कांड हुआ, पुलिस को या मीडिया को उसका एक भी चश्मदीद गवाह ना मिला। मृतकों की शिनाख्त हुई तो छोटी मोटी खुसर फुसर जरूर सुनाई दी कि फलां का खाबिन भाई बाप चाचा भाईगिरी में था, किसी गैंग का प्यादा था। कौन से गैंग का नाम नहीं मालूम, कुछ पता लगेगा, पकड़ में आएगा तो बोलेंगे। आक्रामक गैंग की जो साधन संपन्नता पुलिस के संज्ञान में आई थी, उसकी रूह में यही फैसला हुआ कि वो किसी बड़े गैंग का काम था। तब स्वाभाविक फोकस अमर नायक पर बना, पर संक्षिप्त पूछताछ में उसने उस वारदात में हाथ होने से साफ इनकार किया। उसके कथानुसार पिछली पूरी रात वो अपने मलाड के बंगले में था और उस बात के वहाँ कई गवाह थे। अगर कोई कहता था कि आधी रात को वो धारावी में था और वहाँ बैटरी वाला भौंपा हाथ में लेकर लेक्चर दे रहा था, तो उसे उसके सामने लाया जाए। उसे दादर वेस्ट जोन के डीसीपी ने तलब किया था। वो ज़रूर हाजिर होगा, पर अपने वकील के साथ। वकील बोलेगा वो कब हाजिर हो सकता था। एकाएक फोकस में आए दिवंगत इंस्पेक्टर सुरवे के मातहत 2 हवलदार डीसीपी भोसले के ऑफिस में उसके हुजूर में पेश थे। दोनों पहली बार महकमे के इतने बड़े अफसर के सामने पेश हो रहे थे। बेतहाशा डरे हुए थे, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि उन्होंने अपने पहले से तैयारशुदा बयान से नहीं हिलना था। डीसीपी ने जानबूझकर कई क्षण दोनों का खामोश मुआयना किया, फिर शुष्क स्वर में बोला, नाम बोलो। विजय पवार सर, एक बोला। पवन जोशी सर, दूसरा बोला। अपनी यह मौजूदगी की वजह जानते हो? दोनों के सिर इंकार में हिले। परसों शाम तुम दोनों उस दल बल का हिस्सा थे जो चर्च गेट के इलाके में दबिश के लिए एसएचओ सुरवे के साथ था। दबिश का निशाना जो जगह थी उससे तुम दोनों वाकिफ़ थे। निशाना जो शख्स था उससे भी तुम दोनों वाकिफ़ थे। गुस्ताखी की माफ़ी के साथ अर्ज है सर, पवन विनयशील स्वर में बोला। हम नहीं वाकिफ़ थे। एसएचओ साहब ने हमें शुक्ला रोड की 15 मंजिल की बिल्डिंग के बारे में बताया था, बस। इसके अलावा हमें या बाकी अमले को उन्होंने कुछ नहीं बताया था। तब भी नहीं, जब तुम दोनों सुरवे साहब के साथ इमारत के भीतर पहुंच गए थे? सर, हम सिर्फ लॉबी तक साहब के साथ थे। उसके बाद हमें लॉबी में ही ठहरने का हुक्म हुआ और अब खुद साहब लिफ्ट में सवार हो गए थे। कहीं जाने के लिए? हमें नहीं मालूम। हमारा ध्यान इंडिकेटर की तरफ नहीं था, जोशी व्यग्र भाव से बोला। उस घड़ी लिफ्ट में कई लोग इकट्ठे सवार हुए थे, जिनमें एक एसएचओ साहब भी थे। बाद में लिफ्ट कई मालों पर रुकी होगी। हम इंडिकेटर की ओर ध्यान देते भी तो हमें कैसे मालूम होता कि साहब कौन से माले पर लिफ्ट से उतरे थे? ध्यान देते तो वैसे इंडिकेटर की तरफ तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं था, यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ, जी हाँ। तुम भी? डीसीपी ने पवार की ओर देखा। जी हाँ, पवार बोला।
सुरवे साहब कितना अर्सा ऊपर रहे? यही कोई आधा घंटा या शायद थोड़ा ऊपर। हमें मालूम हुआ है कि सुरवे साहब को ऊपर 45 मिनट लगे थे। हो सकता है साहब? तुम बोलो, डीसीपी ने जोशी से सवाल किया। हो सकता है साहब, जोशी तनिक हड़बड़ाया सा बोला। साथ की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, डीसीपी सख्ती से बोला। अपनी सोच समझ से जवाब देना है, समझे? 45 नहीं तो 40 मिनट होंगे साहब, लेकिन 40 से कम नहीं, 45 से ज़्यादा नहीं। इतना अरसा तुम दोनों लॉबी में क्या करते रहे? साहब का इंतज़ार करते रहे। कैसे? पौना घंटा खड़े रहे या कहीं बैठ गए? दोनों पुलिसियों ने एक दूसरे का मुंह देखा। तुम्हें ना मालूम हो तो मेरे से सुन लो, वहाँ बैठने लायक कोई जगह नहीं थी। तुम या फर्श पर बैठ सकते थे या सीढ़ियों पर बैठ सकते थे। लंबा इंतज़ार था। कहाँ बैठे थे? फर्श पर या सीढ़ियों पर? साहब, पवार बोला। माफ़ी के साथ बोलता हूँ, हमें मालूम थोड़ी था कि हमने लंबा इंतज़ार करना था, पौना घंटा इंतज़ार करना था। हम तो हर घड़ी यही सोचते रहते कि साहब अभी आते थे अभी आते थे। इसी सोच में पौना घंटा गुजर गया। अब हुआ तो यही, बाहर इंतज़ार करते वक्त बाकी साथियों के पास जाना ना सूझा। वहाँ कम से कम उस वैन में बैठ सकते थे जो पुलिस की दबिश पार्टी को वहाँ लाई थी। साहब, जब हमें हुक्म था लॉबी में इंतज़ार करने का तो कैसे हम कहीं और जा सकते थे? मेरे से पूछ रहे हो? मेरा मतलब है नहीं जा सकते थे। तुम्हारी हुक्म बर्दारी काबिल तारीफ़ है। अब ये बोलो, जब सुरवे साहब दबिश के मुकाम पर पहुँचे, पुलिस के अमले में से 2 हवलदार साथ लेके चले, तो वहाँ से मुश्किल के 50 गज आगे इमारत की लॉबी में जाकर उनका ख्याल क्यों बदल गया? साथ के लिए तुम्हें लेके चलें तो उनके आगे अकेले क्यों चल दिए? साहब, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? लॉबी में पहुंचकर ख्याल बदल गया तो तुम्हें वापस क्यों ना भेजा? अपनी गैर हाजिरी में तुम दोनों लॉबी में खड़े रखने में साहब को क्या एडवांटेज हासिल थी? पीछे तुम लॉबी में रुके या वहाँ से 40-50 गज परे पुलिस बल के साथ रुके, क्या फ़र्क पड़ता था? साहब, हम क्या बताएं, हम तो हुक्म के गुलाम थे, हुक्म बर्दारी कर रहे थे। ठीक कहा तुमने, हुक्म बर्दारी कर रहे थे, लेकिन सुरवे साहब की नहीं, माफिया डॉन अमर नायक की। साहब ये खुद सुरवे साहब भी यही कर रहे थे। जी? बैग का क्या कहते हो? बैग? एयर बैग? कोई अजूबा नहीं, जानते हो ना एयर बैग क्या होता है, कैसा होता है? जी हाँ। तुम भी? डीसीपी ने जोशी से सवाल किया। जी हाँ, जोशी हड़बड़ी में बोला। जो कोई हवाई कंपनी तोहफे के तौर पर अपने मुसाफिरों को देती है, बाज़ार में भी मिलते हैं। शाबाश, ऐसा बैग साहब साथ लेके चले थे? साथ नहीं तो, साहब तो खाली हाथ थे। लौटती बार भी? वो खामोश हो गया, उसने साथी को देखा। कुछ याद करने में दिक्कत है? डीसीपी तनिक उतावले सर में बोला। तो मैं तुम्हारी याददाश्त को तरोताज़ा करता हूँ। सर्वे साहब जब लौटे थे तो उनके हाथ में एक भारी एयर बैग था या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। दोनों ने झिझकते हुए हामी भरी। जैसा तुम्हारा दावा है, साहब के पीछे तुम दोनों लॉबी में नहीं ठहरे थे। तुम दोनों सुरवे साहब के साथ गए थे और सीधे टॉप फ्लोर पर गए थे, जहाँ बड़ा मवाली अमर नायक पाया जाता था, जहाँ सुरवे साहब को बड़े मवाली से बड़ा गुलदस्ता हासिल हुआ था, और गुलदस्ता जिस एयर बैग में था वो भी वहीं से हासिल हुआ था। एयर बैग में गुलदस्ते के सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता था। बैग की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ गुलदस्ते की वजह से थी, और गुलदस्ता यकीनी तौर पर बहुत बड़ा था। छोटा होता तो साहब की वर्दी में जेबों में ही समा गया होता। ठीक? बेचैनी से पहलू बदलते दोनों खामोश रहे। सुरवे साहब तुम्हारे साथ थे या तुम्हें लॉबी में छोड़कर गए थे? एयर बैग की हाजिरी तुम्हारे नोटिस में बराबर थी। बैग जादू के जोर से वजूद में नहीं आया था। बैग एक लेने वाला था, एक देने वाला था। लेने वाले से हम वाकिफ़ हैं, देने वाला अमर नायक के अलावा कोई नहीं हो सकता था। अब बोलो, वो सुरवे साहब को क्या दे सकता था सिवाय गुलदस्ते के? सिवाय सुरवे साहब की औकात और हैसियत के मुताबिक गुलदस्ते के? तुम दोनों कहीं भी थे, लॉबी में या सुरवे साहब के साथ, भारी बैग के वजूद को तुम दोनों कबूल करते हो। सुरवे साहब आखिर जब लौटे थे तो खाली हाथ नहीं थे। तब उनके हाथ में एक भारी एयर बैग था, जिसके साथ वापस थाने का रुख करने की जगह साहब ने अपनी कार के ड्राइवर को ड्राइविंग की ड्यूटी से आज़ाद करके कार खुद कब्जा ली थी और बैग के साथ अपने घर का रास्ता पकड़ लिया था। क्यों किया तो सुरवे साहब ने ऐसा? क्योंकि उनके साथ रिश्वत की मोटी रकम थी, जिसकी वो किसी को भनक नहीं लगने देना चाहते थे, और इसलिए जिसे वो साथ लिए नहीं फिर सकते थे। लिहाजा रकम के साथ घर की सुरक्षा में पहुंचना उनके लिए ज़रूरी था। तुम इस बात से इनकार करते हो कि ये सारी कथा साफ जाहिर करती है कि सुरवे साहब बड़े मवाली के हाथों बिक गए। उन्होंने बड़े मवाली से बड़ा गुलदस्ता थामा। साहब, हम इस बारे में कुछ बोलेंगे तो ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। लिफाफेबाजी नहीं चाहिए मेरे को। पुलिस की नौकरी में बुड्ढे हो गए। साहब बोलो, सुरवे साहब ने गुलदस्ता थामा? अगर बैग में गुलदस्ता था तो हाँ। अगर लगाने की ज़रूरत नहीं। बैग और किस लिए मांगता था सुरवे साहब को? इमारत में उनकी मौजूदगी के दौरान उन्हें ऐसा कौन सा काम अटका था जो बैग बिना नहीं हो सकता था? कोई काम अटका भी था तो क्यों उन्हें बैग की ज़रूरत थी, और कहाँ से वो उन्हें हासिल हुआ? जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते तो हामी भरो कि सुरवे साहब ने बड़े मवाली से बड़ा गुलदस्ता थामा और इसलिए रेड पार्टी को मझदार में छोड़कर घर को चल दिए।
दोनों पुलिसियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों आंखों में दोनों में कोई गुप्त मंत्रणा हुई। जी हाँ, आखिर पवार बोला। सुरवे साहब ने बड़ा गुलदस्ता थामा। ऐसे ही जान पड़ता है। पहले क्यों ना जान पड़ा? वो क्या है कि पहले हम बात की इतनी गहराई में नहीं गए थे। सुरवे साहब ने बड़ा गुलदस्ता थामा और तुम दोनों ने अपनी औकात के मुताबिक छोटा गुलदस्ता थामा। नहीं साहब, बौखलाते हुए पवार ने तत्काल विरोध किया। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भी यही जवाब है? डीसीपी ने दूसरे से सवाल किया। जोशी पवार से ज़्यादा बौखलाया हुआ था। उसने सिर्फ ऊपर नीचे सिर हिलाकर हामी भरी। ये तुम्हारा पक्का जवाब है? फाइनल जवाब है? दोनों के सिर ऊपर नीचे हिले। हमारे पास गवाह है जो कहता है कि जिस वक्फे में सुरवे साहब इमारत के भीतर कहीं थे, उसमें कोई बावर्दी पुलिस वाला लॉबी में मौजूद नहीं था। दोनों अब साफ खौफजदा लगने लगे। अगर तुम लॉबी में नहीं थे, बाहर पुलिस दल में साथ नहीं थे, तो कहाँ थे? यकीनन सुरवे साहब के साथ थे। यानी जहाँ सुरवे साहब थे वहाँ तुम दोनों थे। और वो जगह इमारत का टॉप फ्लोर था, जहाँ बड़ा माफिया डॉन अमर नायक पाया जाता था। अमर नायक किसी वजह से पुलिस की तवज्जो अपनी तरफ नहीं चाहता था, इसलिए उसने पुलिस की अपने पास विजिट से इनकार किया और सुरवे साहब से बाजरिया गुलदस्ता विजिट से इनकार करवाया। इससे साफ जाहिर होता है कि खामोशी की कीमत के तौर पर कदरन छोटे गुलदस्तों से तुम दोनों भी नवाजे गए थे। अब इनकार करके दिखाओ। मुझे पुरजोर इनकार है, पवार दृढ़ता से बोला। मुझे भी, वैसे ही दृढ़ता से जोशी बोला। तुम्हारा यही दावा है कि पौना घंटा तुम दोनों पीछे लॉबी में थे? दोनों ने हामी भरी, बावजूद चश्मदीद गवाह के। हमें यकीन नहीं है कि ऐसा कोई गवाह है, पवार हिम्मत करके बोला। यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब हम क्या कहें साहब? कहो नहीं, सुनो। अब पेंडिंग इंक्वायरी तुम दोनों को इसी क्षण से सस्पेंड किया जाता है। मेरे पीएस के पास तुम्हारे स्पेशल सस्पेंशन लेटर है। कॉपी साइन करके लेना जा सकते हो। जीत सिंह तक पुलिस की पहुंच इत्तेफाक से, उसके लिए बुरे इत्तेफाक से ही जल्दी बन गई। वो शमसी की, जिसकी मौत की अभी उसे खबर नहीं लगी थी, टैक्सी लौटाने गया था तो संयोग से उसी वक्त उसको पूछती पुलिस वहाँ पहुंची थी। वहाँ किसी ने सहज ही उसकी तरफ इशारा कर दिया। वो जीत सिंह था। तत्काल उसको पूछताछ के लिए काबू में किया गया और डीसीपी भोसले के पर्सनल स्टाफ के हवाले किया गया। आधे घंटे के इंतजार के बाद जब उसे डीसीपी भोसले के ऑफिस में पेश किया गया तो उस घड़ी डीसीपी के साथ एएसपी पारेख भी मौजूद था। उसे बैठने को बोला गया और यह भी बताया गया कि वो जिन पुलिस अधिकारियों के सामने पेश था उनके रैंक क्या थे, नाम क्या थे। जीत सिंह इतने से ही बदहवास हो गया। इतने बड़े अफसरों के सामने उसका क्या काम? रिलैक्स, एसीपी सरल भाव में बोला। जीत सिंह ने वो कोशिश की, लेकिन भीतर उमड़ती टेंशन ने उसकी कोशिश कामयाब न होनी दी। नाम जीत सिंह, मौजूदा पेशा टैक्सी ड्राइवर, धोबी तालाब जम्बूवाड़ी, इसी नाम की चाल में रिहाइश। जी साहब, जीत सिंह मिमियाता से बोला। इंस्पेक्टर सदाशिव राजाराम सुरवे, थानाध्यक्ष दादर वेस्ट, नाम से वाकिफ़? हाँ साहब। मौत की खबर लगी? कत्ल हुआ। किसी ने परसों शनिवार शाम घेर कर शूट किया, जबकि इंस्पेक्टर साहब कार खुद ड्राइव करते कांदी वाले अपने घर जा रहे थे। मालूम? हाँ साहब। कैसे मालूम? छापे में पड़ा। अखबार रोज़ पढ़ता है रेगुलर करके? नहीं साहब, कभी हाथ आ जाता है तो ही। कल हाथ आया इत्तेफाक से, ना हाथ आता तो खबर ही ना लगती। ठीक साहब, कभी तो लगती। क्यों? आए दिन कत्ल होते हैं मुंबई में, सबकी खबर रखता है। वो खामोश हो गया। जवाब दे भाई साहब। पिछले मंगलवार से एचएसओ सुरवे साहब से बदकिस्मती से मेरा रोज़ का वास्ता था। बदकिस्मती से? अभी क्या बोलेगा साहब, वजह बयान कर। उसने संक्षेप में बताया कि मंगलवार को कैसे लाश वाला ट्रंक उसके गले पड़ा था, जिसे आखिर उसे दादर वेस्ट थाने ले जाना पड़ा था। एसीपी बोला। रोज़ का वास्ता क्यों? वो फिर खामोश हो गया। तेरी टैक्सी, इस बार डीसीपी ने सवाल किया। मंगलवार से थाने बंद थी, वजह बोल। साहब, हिम्मत नहीं होती। बेखौफ बोल, इस वक्त तुझे डीसीपी की इजाज़त है। साहब, हाकिम की धांधली थी। मेरे को बोला मैं अपने ट्रंक वाले पैसेंजर को ढूंढ कर लाऊं। 7 दिन का बोले तो पिछले मंगलवार से आज सोम तक का टाइम दिया मेरे को इस बीड़ू को ढूंढ के लाने के वास्ते, वरना बोला मैं ही कातिल। मेरे को कड़ी सज़ा, जबकि मैं कुछ भी ना किया। अपने उस ट्रंक वाले पैसेंजर को तलाश करना तेरा काम था? यही तो मैं बोला साहब। कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि पिछला पूरा हफ्ता तू यही कोशिश करता रहा? साहब, फांसी लगकर यही कोशिश करता रहा। इस कोशिश में अपने काम धंधे से गया। हाकिम फिर भी नाखुश, 2 बार थाने बुलाकर ठोका। खुद सुरवे साहब? जी हाँ। प्राइवेट करके भी नहीं, स्टाफ के सामने। आखिर क्या हुआ? तेरा ट्रंक वाला पैसेंजर मिला तेरे को? हाँ साहब, मिला। बड़ा इत्तेफाक हुआ कि शनिवार दोपहर बाद मिला। बोले तो मेरी ही कैब में आ बैठा और मेरे को चर्च गेट चलने को बोला। तेरी कैब? एसीपी बोला। तेरी कैब तो थाने में बंद थी। एक ड्राइवर फ्रेंड की कैब चलाता था ना, फ्रेंड बीमार, बेड पर, खुद नहीं चला सकता था, मेरे को चलाने को दिया। ओके, पैसेंजर किधर से पिक किया? डीसीपी ने पूछा।
वो क्या वो अभी परसों की बात है, याद नहीं तेरे को किधर से पिक किया? साहब अक्खा दिन पैसेंजर होता है, कैसे याद रहने का कि कब कौन सा पैसेंजर कहाँ से पिक किया। कई बार तो जब पैसेंजर आकर कैब में बैठता है तो मैं तो पीछे झांकता ही नहीं। वो पीछे से बोलता है किधर जाने का, मैं चल देता है। भाड़ा भी पीछे बैठा बैठा देता है तो भी। बस कर। एसीपी उतावले सर में बोला, फेंक नहीं समझा। अभी याद करता है ना साहब। जीत सिंह के दिमाग की चरखी उस घड़ी तेजी से घूम रही थी। वो सायन का नाम नहीं लेना चाहता था। वहाँ पैसेंजर के साथ गुजरे बड़े हादसे की बाबत पता नहीं पुलिस क्या जानती थी, कितना जानती थी, इसलिए उसका दिल कहता था कि अपनी तब की सायन की हाजिरी लगाना गलत होता। साहब अभी मेरे को याद करेक्ट करके वो बोला, चैम्बूर से मेरा कैब में बैठा था। पर मैं उस वीडियो को अपने ट्रंक वाले पैसेंजर के तौर पर तब पहचाना जब एक टाइम मैंने रियर व्यू मिरर में निगाह डाली तो मैंने देखा कि वो मुंह बाएं बोले तो हैरानी से मेरे को देख रहा था। पहले क्यों ना पहचाना? साहब पैसेंजर के आकर कैब में बैठने वक्त उसकी सूरत की ओर कौन ध्यान देता है? पैसेंजर आता है, बैठता है, उतरता है, भाड़ा देता है। ठीक। तो तूने उसको तब पहचाना जब तूने उसे हैरानी से तेरी ओर देखते देखा। इससे आगे बढ़। इससे आगे बोले तो वो भी मेरे को पहचान गया था। तब मेरे मगज में पक्की करके आया कि वो तो मेरा मंगल वाला ट्रंक वाला पैसेंजर था। ये मगज में आते ही मैंने फुल स्पीड से कैब को दादर की ओर दौड़ाना शुरू किया। वो समझ गया मैं क्या करेला था। उसने मेरे को कैब रोकने को बोला पर मैं जैसे सुना ही नहीं। उसने पीछू से मेरे गले में अपनी बाँह डाली और लगा मेरा गला घोटने। मेरे को कैब को बाजू करके रोकना पड़ा। मैंने तब भी उसे अपने काबू में करने की कोशिश की पर वो मेरे को भारी पड़ गया और भाग गया। जब तक मैं उसके पीछे जाने का ख्याल करता मेरे को पता ही न लगा कि हैवी ट्रैफिक में घुल मिलकर वो किधर गया। बस कहानी ख़त्म? नहीं साहब, वो जब कैब में बैठा था तो मेरे को बोला ना कि चर्च गेट जाने का था। मैंने एसएचओ सुरवे साहब को उनके मोबाइल पर फ़ोन लगाया जो मेरे साथ हुआ था। वो बताया और बोला कि उसको चर्च गेट जाने का था, जहाँ की उसका निशाना शुक्ला रोड की 15 मंजिला इमारत हो सकती थी। क्यों भला? क्योंकि ऊपर अमर नायक करके बिग अंडरवर्ल्ड बॉस का ऑफिस होना, इमारत में कहाँ? उसके मुंह से 15वां माला निकलने ही लगा था कि वो संभल गया। ये तो मेरे को मालूम नहीं। डीसीपी ने को चरणजीत सिंह को घूरा, फिर सवालिया निगाह अपने मातहत अफसर पर डाली। टू फॉर फेस्ट, एसीपी बोला। यस, डीसीपी ने संजीदगी से सहमति में सिरे लाया, बट इट डज हैव सम सब्सटेंस। डोंट फॉरगेट दैट Survey went there duly prepared to conduct a raid, which didn't materialize. Why should let him finish his story? No? Yes, sir. उच्चाधिकारियों को हुकूमत जीत सिंह ने बाकी किस्सा बयान किया कि कैसे उसने अपने चर्च गेट के आसपास मौजूद टैक्सी ड्राइवर भाइयों की उस बड़ी इमारत पर तब तक निगाह रखने के लिए मदद हासिल की थी जब तक कि पुलिस वहां न पहुंच जाती। पुलिस के पहुंच चुकने के बाद वहां जो कुछ हुआ था उसने अपने रोल को उसने जानबूझकर बहुत कम करके बयान किया। तदुपरांत साहब लोगों में थोड़ी देर अंग्रेजी में खुसर हुई। फिर डीसीपी ने उससे सवाल किया, सुरवे साहब इमारत के भीतर कितनी देर ठहरे थे? यही कोई 30-35 मिनट। जीत सिंह सोचने का बिना करता बोला, इससे जास्ती टाइम भीतर लगा हो सकता है पर कम हरगिज़ नहीं। साथ 2 हवलदार थे, उनके बारे में क्या कहता है? साथ ही थे साहब। कहाँ? जहाँ कहीं भी सुरवे साहब थे। कहाँ थे? साहब एक बार इमारत में चले गए तो दिखाई तो नहीं दे सकते थे ना। तब तो कहाँ था? अपनी टैक्सी में? नहीं साहब, इमारत के बाहर सड़क के पार रोड पर था। वहाँ से लॉबी दिखाई देती थी, भीतर झाँका जा सकता था। भीतर झाँका जा सकता था साहब, पर फासले से पूरी लॉबी तो नहीं दिखाई देती थी। एक हिस्सा ही, बोले तो लिफ्टों के सामने का हिस्सा ही दिखाई देता था। तब सुरवे साहब के साथ के दोनों हवलदार लॉबी में थे, सुरवे साहब के ऊपर कहीं चले जाने के बाद। हाँ साहब, उन दोनों को तो सुरवे साहब के साथ ही होना, तभी तो साहब के साथ थे। लॉबी में क्यों होंगे भला? सवाल न कर, जवाब दे। मेरे को ध्यान नहीं साहब, मेरा ध्यान खाली इस बात की तरफ था कि मेरा पैसेंजर यकायक वहाँ से निकल कर कहीं चल तो नहीं देता था। ऐसा हुआ था? नहीं साहब, ना वह इमारत से निकल कर खुद चल दिया था, ना सुरवे साहब जब इमारत से निकले तो उनके साथ था। हाँ साहब, जब सुरवे साहब बाहर आए थे तो अकेले थे। नहीं साहब, दोनों हवलदार उनके साथ थे। अभी बोल, सुरवे साहब भीतर कहाँ गए होंगे? अपना अंदाज़ा बोल। साहब मेरे ख्याल से तो अमर नायक से ही मिलने गए थे। क्यों? क्योंकि ट्रंक वाले मेरे पैसेंजर के ऊपर होने का चांस जास्ती होना। सारे सिलसिले में एसीपी बोला, एक कत्ल का भी दखल है। उस आदमी के कत्ल का दखल है जिसकी लाश ट्रंक पर बंद थी, जिसका नाम अब हमें मालूम है कि अनंत राम धोवाले था। ट्रंक ढोने वाला पैसेंजर कौन था, उसका नाम क्या था, फिलहाल हम नहीं जानते। आखिर जान जाएं तो बात जुदा है। सर्वे साहब जानते हो सकते थे, पर उनका जानना अब उनके साथ गया। उस पैसेंजर को तो बाखूबी जानता पहचानता था, क्योंकि नाजायज़ ही सही तो जो शख्स को ढूंढ निकालने का काम सौंपा गया था, और तूने उसे ढूंढ निकाला भी था, और उसकी बाबत एसएचओ सुरवे साहब को खबर भी कर दी थी। उस खबर की बिना पर ही सुरवे साहब ने दल बल के साथ चर्च गेट की उस इमारत पर दबिश की थी।
लेकिन इतनी बड़ी तैयारी का नतीजा कुछ भी सामने नहीं आया था। भीतर कहीं हाजिरी लगी तो सर्वे साहब की लगी। ऐसा क्यों कर हुआ साहब? जीत सिंह हड़बड़ा कर बोला। मेरे को कैसे मालूम होगा? शायद कोई अंदाज़ा हो। नहीं साहब, कोई अंदाज़ा नहीं। सर्वे साहब से वो तेरी आखिरी मुलाकात थी। अखबार पढ़ता है तो जानते ही होगा कि चर्च गेट से अकेले रुखसत पाने के 1 घंटे के भीतर उनका कत्ल हो गया था। जानता है ना? जी 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 हाँ हाँ जी हाँ। तो ये बता, जीत सिंह की इतनी भागदौड़, इतनी हड़बड़ी के बीच सर्वे साहब तेरे पर इतने मेहरबान कब हुए कि उन्होंने अपने थाने के ड्यूटी ऑफिसर को फ़ोन किया कि जीत सिंह करके बिडू की थाने में बंद नई टैक्सी को रिलीज़ कर दिया जाए? जीत सिंह उस सवाल से हिल गया था और अब कोई जवाब सोचने की भरपूर कोशिश कर रहा था। कत्ल के अंदाजन टाइम के 1 घंटे बाद तू थाने में था और टैक्सी की सुपुर्दगी की कार्रवाई में शिरकत कर रहा था। सर्वे साहब ने ऐसी एक्सप्रेस सर्विस तुझे क्यों कर हासिल हुई? उस पुलिस अधिकारी से ऐसी सर्विस तुझे क्यों कर हासिल हुई जो तू खुद कबूल करता है? 2 बार तुझे अपने थाने में स्टाफ के सामने ठोक चुका था। एकाएक तू सर्वे साहब का इतना लाडला क्यों कर बन गया? साहब, बड़े लोगों की बड़ी बातें, बकवास ना कर। डीसीपी का लहजा सख्त हुआ। जवाब दे। जब सर्वे साहब उधर से निकल रहे थे तो मैंने अपनी टैक्सी की बाबत फरियाद लगाई थी। तेरी फरियाद कबूल हुई थी। उन्होंने रिलीज़ का इंतज़ाम कर दिया था, ठीक? नहीं साहब। नहीं? नहीं साहब। तो क्या किया था? बोला था 1 घंटे बाद मैं उन्हें फ़ोन करूँ। कैसे करता? मोबाइल नंबर बता के गए। मेरे पास पहले से था, उन्होंने खुद किया था। क्यों? साहब, अपने पैसेंजर की तलाश के जबरिया गले पड़े काम के सिलसिले में मेरे को कभी सर्वे साहब से कोई बात करना होना, कोई ज़रूरी जानकारी देना होना तो मेरे को लैंडलाइन पर फ़ोन लगाना पड़ता था, जहाँ मेरे को 10-10, 15-15 मिनट होल्ड कराया जाता था। इस वास्ते मैंने सर्वे साहब से दरख्वास्त लगाई थी कि मेरे पास उनका मोबाइल नंबर होता तो उनको फ़ौरन बिना वक्त ज़ाये की रिपोर्ट करना आसान होता। साहब को बात जची थी, उन्होंने मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे दिया था। फिर हुक्म के मुताबिक 1 घंटे बाद मैंने साहब को फ़ोन लगाया। तब उन्होंने मेरे मूड को गुड न्यूज़ दी सॉरी तब उन्होंने मेरे को गुड न्यूज़ दी कि मैं थाने जाकर अपना टैक्सी क्लेम कर सकता था। तब साहब कहाँ थे? मेरे को कैसे मालूम होता साहब? उन्होंने बोला हो? नहीं बोला साहब। अपना फ़ोन देखा? जी। अपना मोबाइल निकाल के मेज़ पर रखा। कोई बात आसानी से नहीं समझता। उसने मोबाइल हाकिम के सामने मेज़ पर रखा। दोनों बड़े अफसर मोबाइल के हवाले हुए। जीत सिंह को पूरा अंदाज़ा था कि वो दोनों मोबाइल में क्या चेक करते थे। थोड़ी देर बाद जीत सिंह को उसका फ़ोन लौटा दिया गया। उसमें क्या चेक किया गया था उसे किसी ने ना बताया कि कॉल का रिकॉर्ड चौकस पाया गया था। सर्वे साहब ने अपने फ़ोन पर जीत सिंह की कॉल रिसीव की थी। ईश्वर का शुक्र था कि वक्त रहते उसे उस कॉल की अहमियत सूझ गई थी और उसने हाकिम को अपनी कॉल रिसीव करने को मजबूर किया था। डीसीपी बोला। अभी चर्च गेट वाली इमारत के मुकाम पर फिर पहुंच। सर्वे साहब आखिर जब वापस आए तो तूने पूछा भीतर क्या हुआ? पूछा ही होगा, तभी तो अपने ड्राइवर भाइयों के साथ, खास हिमायतियों के साथ बाहर डेरा डाले था। बोल, क्या जवाब मिला? सर्वे साहब बोला, मेरा पैसेंजर भीतर नहीं था। साहब बोला, या तो वो शुरू से ही भीतर नहीं था या यूँ चुपके से खिसक गया कि किसी को, खासतौर पर मेरे ड्राइवर फ्रेंड्स को खबर ही ना लगी। फिर मैं खामोश हो गया और क्या करता? नहीं, तू खामोश ना हो गया। तू साहब पर इल्ज़ाम लगाने लगी साहब ने तेरे पैसेंजर को भीतर से जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया था। साहब जब इमारत के भीतर गया था तो खाली हाथ था। जब वापस लौटा तो उसके हाथ में एक भारी बैग था जिसमें वो गुलदस्ता था जो साहब को तेरे पैसेंजर को ना गिरफ्तार करने के एवज में हासिल हुआ था। मैं ऐसा बोला? तूने साहब पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि साहब को गुलदस्ता अमर नायक से हासिल हुआ था। तूने ये तक बोला कि साहब ने अगर गुलदस्ता नहीं थामा था तो वो बैग खोलकर दिखाए उसमें क्या था। ये सब मैं बोला? हाँ, गवाह है हमारे पास। बड़ा अफसर ब्लफ खेल रहा था। जो कह रहा था अंदाजे से कह रहा था। उसका और सुरवे का वार्तालाप किसी ने सुना हो ये मुमकिन नहीं था। उस वार्तालाप के दौरान वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। बड़े अफसर को सिर्फ बैग की खबर हो सकती थी, वार्तालाप की नहीं। आप गवाह को यहाँ बुलाइए, वह हिम्मत करके बोला। क्यों? डीसीपी के माथे पर बल पड़े, ताकि जो आप कहते हो उसने कहा था वो मेरे मुंह पर कहे। हम ज़रूरी नहीं समझते साहब, आप गवाह का इतना मजबूत हवाला देते हैं और फिर भी कहते हैं उसे मेरे रूबरू करना ज़रूरी नहीं समझते। बहस अच्छी कर लेता है, पढ़ा लिखा है साहब, लोगों के मुकाबले तो अनपढ़ ही है। वैसे मैट्रिक तक पढ़ा हूँ। अब सुन और समझ। डीसीपी का सर कठोर हुआ। एक पुलिस अफसर का खून हुआ है, वो कैसा भी था हम में से एक था। महकमा इतने बड़े वाक्य की बाबत खामोश नहीं रह सकता। कातिल अपनी नापाक करतूत के बाद बच नहीं सकता। उसका पुलिस की गिरफ्त में होना और सख्त से सख्त सज़ा पाना महज वक्त की बात है। अगर सुरवे साहब के कत्ल से तेरा कोई दूर दराज का भी रिश्ता है तो उसकी खबर हमें होके रहेगी और फिर तेरा अंजाम गंभीर होगा, समझा? जिस सिंह ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। ये भी समझा कि तुझे माफ़ नहीं कर दिया गया है। पूछताछ के लिए तुझे कभी भी फिर बुलाया जा सकता है, इसलिए गायब ना हो जाना। तेरे भले के लिए बोलता हूँ, कहीं खिसक ना जाना। फ्लाइट इज़ इन एविडेंस ऑफ गिल्ट। पलायन गुनाह का अपने आप में सबूत होता है।
फरार हो गया और फिर पकड़ा गया तो तेरे कातिल होने का यही काफ़ी सबूत होगा, इसलिए फ़रार होना चाहे तो भले ही हो जाना। डीसीपी एक चढ़ ठटका, फिर बोला, है मर्जी, फ़रार होना चाहेगा? उसने मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। इस वक्त तू जा सकता है, लेकिन याद रखना आइंदा दिनों में हर वक्त हर घड़ी तो हमारे रडार पर होगा। जीत सिंह ने उनका दोनों अफसरान का अभिवादन किया और उनके हुजूर से रुखसत हुआ। जीत सिंह नहीं जानता था कि जिस वक्त दादर में पुलिस के बड़े अफसरान के सामने उसकी पेशी हो रही थी, यानी उसी वक्त पुलिस की 2 टीमें उसके चिंच पोखली और जम्बूवाड़ी में स्थित भूतपूर्व और वर्तमान आवास के ताले जबरन खोलकर वहां की बारीक तलाशी ले रही थी। दोनों टीमों को नहीं बताया गया था कि तलाशी में खास तौर से उन्हें किस चीज़ पर निगाह रखनी थी। अलबत्ता यह हुक्म बराबर था कि जो भी संदिग्ध चीज़ दिखाई दे उसे काबू में करना था। उसका विशिष्ट विश्लेषण बाद में होता रहता। पुलिस की उस जोर ज़बरदस्ती को सबने देखा, लेकिन किसी के ऐतराज़ करने की हिम्मत न हुई। उनमें आपस में खुसर बुसर फिर भी हुई कि वो पुलिस थे ही नहीं। पुलिस के वेश में कोई मवाली थे, लेकिन इस बात को पुरजोर करने की किसी की मजाल न हुई। उन लोगों ने अपना काम किया, फिर जाती बार पड़ोस में हुक्म सुना गए कि खोली में नया ताला खरीद कर लगा लें। कोई बरामदी के काबिल आइटम किसी की निगाह में न आई, खाली या भरा हुआ कोई एयरबैग भी नहीं। सोलंकी की निगाह में विनायक राव ने कमाल किया, जो उसने महाडिक का पता निकाल भी लिया। महाडिक का पूरा नाम भावराव वसंतराव महाडिक था और टॉप बॉस की गैर हाजिरी में उसी का नाम, उसी का दर्जा टॉप बॉस का था। दुबई गैंग के बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि किसी की भी पहुँच महाडिक से ऊपर नहीं थी, भले ही वो गैंग में कितना ही इम्पॉर्टेंट करके भिड़ू क्यों ना हो। विनायक राव को मालूम हुआ था कि हाल में दुबई गैंग और अमर नायक के बीच जो गैंग वार छिड़ गई थी, उसकी रूह में खास तौर से पिछली रात धारावी में मछली कत्लेआम की रूह में महाडिक अब वक्ती तौर पर जुहू के होटल अमृत इंटरकॉन्टिनेंटल में शिफ्ट कर गया था। अमृत 400 कमरों का होटल था और अपनी भरपूर कोशिशों के बावजूद विनायक राव नहीं जान पाया था कि महाडिक कौन से कमरे में था। वहाँ सिक्योरिटी इतनी प्रबल थी कि लिफ्ट में सवार होने के लिए भी मैग्नेटिक कार्ड की ज़रूरत होती थी, जो कि मेहमान के कमरे का मैग्नेटिक की कार्ड ही होता था। कोई किसी तरीके से किसी फ्लोर तक पहुँच बना भी लेता तो तत्काल वहाँ तैनात सिक्योरिटी स्टाफ द्वारा सवाल होता था कि अगर वो रेजिडेंट था तो अपना रूम नंबर बताए, किसी का मेहमान था तो पहले नीचे रिसेप्शन पर जाए, अगर वो भी नहीं था तो फ़ौरन वहाँ से रुखसत पाए। तभी एक जुदा किस्म की जानकारी विनायक राव के हाथ आई थी। उसे होटल में मौजूद एक मर्सिडीज़ SLR 380 की खबर लगी, जो कि महाडिक की थी और चेक इन के वक्त से ही होटल के सामने की ग्राउंड लेवल पार्किंग में खड़ी थी। तब महाडिक तक पहुँच बनाने की एक तरकीब उसे सूझी। 1 घंटे बाद ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वर्दी में वो अमृत होटल पहुँचा। उसके साथ 2 प्यादे थे जो ट्रैफिक पुलिस के हवलदार की वर्दी पहने थे। वो तीनों रिसेप्शन पर पहुँचे। इत्तेफाक से उस वक्त रिसेप्शन पर आम से ज़्यादा भीड़ थी। विनायक राव ने हाथ के इशारे से एक काला कोटधारी रिसेप्शन क्लर्क को करीब बुलाया और रौब से बोला, बाहर फ्लोर लेवल पार्किंग में एक मर्सिडीज़ SLR 380 खड़ी, उसका मालिक कौन है? क्यों पूछते हैं? क्लर्क बोला, उसका एक्सीडेंट हो गया है। मालिक का? विनायक राव ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। मर्सिडीज़ का? हाँ। ठोके बिना मगज में कोई बात नहीं पड़ती? पार्किंग में ही? हाँ। क्या हुआ? कोई पार्किंग से अपनी कार निकालता उसको ठोकर मार गया, एक हेडलाइट टूट गई है और फ्रंट बम्पर उखड़ कर नीचे गिरा पड़ा है। आपको कैसे खबर लगी? 100 नंबर पर फ़ोन आया, जिसने एक्सीडेंट किया खुद उसने फ़ोन किया। उसने एक्सीडेंट की बाबत फ़ोन पर बताया और कहा कि होटल स्टाफ मर्ग के मालिक को खबर करे ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम की कार्रवाई कर सके। अपने बारे में बोला कि रुक नहीं सकता क्योंकि उसने दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ ली और बोला वो दिल्ली से लौटकर मालिक से खुद कॉन्टैक्ट करेगा और इंश्योरेंस क्लेम के बावजूद अगर उसकी कोई लायबिलिटी बनती होगी तो वो खुशी से उसे डिस्चार्ज करेगा। अब बोलो, कार का मालिक कौन है? क्योंकि मालिक को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एक्सीडेंट की FIR की ज़रूरत होगी। उसका नाम और रूम नंबर बोलो ताकि मुझसे जाकर मिलें। नहीं बताया जा सकता सर। क्या? अरे पुलिस पूछ रही है तो भी नहीं बताया जा सकता। आप एक्सीडेंटल कार के पास इंतज़ार कीजिए, हम मालिक को खबर करते हैं। क्लर्क ने वो बात इतनी दृढ़ता से कही कि विनायक राव को उससे बहस करना बेकार लगा। ओके, वो बोला, बट हरी अप। महाडिक को एक्सीडेंट की खबर की गई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो पहले से ही बुरे मूड में था, अब उस खबर ने उसे और सुलगा दिया था। उसी मूड में 7वीं मंजिल के अपने कमरे से निकलकर वो नीचे पहुंचा। वो होटल के मेन ग्लास डोर की ओर बढ़ने ही लगा था कि एकाएक ठटका। कहीं कोई फंदा तो नहीं था? उसने अपने आप से सवाल किया। आजकल दुबई गैंग का वक्त ख़राब चल रहा था, ऐसा ना भी होता तो सावधानी बरतने में क्या हर्ज था। उसने लॉबी में मौजूद एक स्टीवर्ड को पकड़ा और उसको हाथ में थमा अपने रूम का की कार्ड दिखाता बोला, माई नेम इज़ महाडिक, आई एम अ रेजिडेंट, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? स्टीवर्ड अदब से बोला, मेरे को थोड़ी देर के लिए एक दूरबीन की ज़रूरत है। यू मीन बायनोकुलर्स? सर नो, यू मीन बायनोकुलर्स, आई मीन व्हाट आई सेड। वो हड़बड़ाया, फिर बोला, इन अ मिनट सर, आई विल बी विद यू इन अ मिनट। वो भीतर की तरफ लपका। जब लौटा तो उसके हाथ में निकॉन की दूरबीन थी। होटल में ही रखिएगा सर। वो दूरबीन उसे थमाता बोला, बाहर ले जाए तो रिसेप्शन पर रजिस्टर साइन करना होगा।
ओके, महाडिक बोला। थैंक यू, वेलकम सर। स्टीवर्ड सिर नवाकर परे हट गया। फर्स्ट फ्लोर पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था जिसका सारा फ्रंट शीशे का था और वहाँ से दूर उसके पार पार्किंग थी जहाँ की उसकी मर्सिडीज़ खड़ी थी। वो वहाँ पहुँचा। उसने दूरबीन पार्किंग पर फोकस की तो उसे अपने मर्क साफ दिखाई दी। दो बातें उसने तत्काल नोट की। मर्क सही सलामत थी, ना उसकी हेडलाइट टूटी थी ना उसका बम्पर उखड़ा था। मर्क के पहलू में जो सब इंस्पेक्टर खड़ा था वो विनायक राव पेटकर था, जिसे वो नवीन सोलंके के जल्लाद के तौर पर बाखूबी जानता था। उसका पहले से गंभीर चेहरा और गंभीर हो गया। वो एक बड़े शटर में फंसने से बच गया था। वो गिलास विंडो पर से हटा और नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। मैं महाडिक, वो एक क्लर्क से संबोधित हुआ। ये बाइनोकुलर संभालो, थोड़ी देर पहले लोन ली थी। ओके, यस सर, क्लर्क बोला। थैंक यू सर। दूसरे उस क्लर्क का पता करो जिसने अभी थोड़ी देर पहले ट्रैफिक पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को अटेंड किया था। मिल जाए तो उसे मेरे पास बुला के लाओ। यस सर। 2 मिनट बाद एक दूसरा रिसेप्शन क्लर्क उसके सामने पहुंचा। तुमने ट्रैफिक पुलिस के उस सब इंस्पेक्टर से बात की थी? महाडिक ने पूछा, जिसने यहाँ आकर मिस्टर महाडिक की मर्ग को पहुँचे डैमेज के बारे में बोला था। यस सर, क्लर्क बोला। क्या चाहता था? सर, क्लर्क संदिग्ध भाव से बोला। आप क्यों पूछ रहे हैं? आई एम मिस्टर महाडिक, द मार्क अंडर रेफरेंस इज़ माइन। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर महाडिक सर। सब इंस्पेक्टर अपना रूम नंबर पूछता था जो मैंने उसे नहीं बताया था। मैंने उसे आपकी मर्सिडीज़ के पास वेट करने को बोला था और उसकी बाबत आपको फ़ोन पर खबर की थी। सब इंस्पेक्टर से बात किए कितना टाइम हो गया? यही कोई 15 मिनट हुए होंगे सर। ठीक, अब मेरी बात गौर से सुनो। 10 मिनट में मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, इसलिए मेरे को टाइम की शॉर्टेज है। वो सब इंस्पेक्टर इतना इंतज़ार कर चुका है तो फिर यहाँ आएगा मालूम करने, फिर यहाँ आएगा कि इतनी देर हो गई थी, मर्ग के मालिक अभी पार्किंग में पहुँचे क्यों नहीं थे। ओके सो फॉर? यस सर। सब इंस्पेक्टर यहाँ है तो बोलना कि पार्किंग में मर्ग पर मिस्टर महाडिक की निगाह इंश्योरेंस एडजस्टर पहुँचेगा और जो भी कार्रवाई करना जरूरी होगा वो करेगा। FIR भी इंश्योरेंस वाले को दर्ज करवाएंगे। फॉलोड? यस सर। किसी भी सूरत में किसी ट्रैफिक पुलिस वाले की वजह से मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, भले ही वो लोग मर्ग को टोकर ले जाएं। सब आपकी हिदायत के मुताबिक होगा सर। थैंक यू। सुपर गैंगस्टर अमर नायक शाम 4 बजे DCP भोसले के ऑफिस में पहुंचा, 4 वकीलों के साथ। ASP पारेख वहां पहले से मौजूद था। शुक्र है सब बैठ गए तो DCP बोला कि सरकारी दफ्तर में इतनी कुर्सियां थी कि सब बैठ पाते। नायक के सवाए सब शिष्ट भाव से हंसे। लाज रह गई मुंबई पुलिस की। क्या पिएंगे? कुछ नहीं, जवाब नायक ने दिया। मेरे को टेम का तोड़ा। DCP के माथे पर बल पड़े। साले 2 टके के मवाली को टाइम का तोड़ा? डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई पुलिस को नहीं। नायक साहब, एक वकील बोला, पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है। बड़े बिजनेसमैन हैं इसलिए शुक्रगुजार होंगे अगरचे कि उनसे फालतू बेमानी सवाल ना पूछे जाएं। ये बड़े बिजनेसमैन हैं। DCP का स्वर शुष्क हुआ। महकमे में हम क्या हैं जिनके सामने इनकी पेशी है? क्लर्क, चपरासी, दफ्तरी, मुंशी? आप क्या हैं ये आपको बेहतर मालूम है। ऐसे ही सवालों की बाबत नायक साहब की दरख्वास्त थी। हम इनकी दरख्वास्त पर गौर करेंगे। शुक्रिया। यू आर फॉर ऑफ अ काइंड हु रूल्स द रूस्ट। आई हैव द ऑनर एंड योर गुड नेम? एडवोकेट शिशिर बनर्जी। और ये, सिंस यू इंटेंड टू टेक द लीड, आई डोंट थिंक दैट मैनी इंट्रोज वुड बी नेसेसरी। वकीलों ने यूं शक्ल बनाई जैसे उनके मुंह पर तमाचा पड़ा। हाथी के पाँव के नीचे सबका पाँव। DCP आगे बढ़ा। मसल से वाकिफ़ है ना मिस्टर? ओ यस बनर्जी। उसने सहमति में सिर हिलाया। गुड। सोचा आप बंगाली हैं। देसी मसल, आई मीन मुहावरा। सर, शैल वी कम टू द पॉइंट? नहीं, शैल वी कम टू द पॉइंट? ओ सॉरी, आई थॉट वी वर ऑलरेडी देयर। एनीवे, DCP ने पारिक की तरफ इशारा किया। हियर्स माई कलीग। इनकी यूनिफॉर्म की डेकोरेशन से हमें मालूम है। तब बनर्जी का स्वर भी शुष्क हुआ कि ASP हैं, नाम इम्पोर्टेंट नहीं। वकील खामोश। DCP के माथे पर बल पड़े। फिर बोला, यू सर्व्ड इन इक्वलाइजर रियल सून मिस्टर बनर्जी। वकील खामोश रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव ना है। DCP ने कुछ क्षण उस पर निगाह टिकाई, फिर नायक की ओर घूमा। पिछली रात धारावी लक्ष्मी बाग के इलाके में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। एक रेस्टोरेंट में मौजूद 15 लोगों को मशीन गन की गोलियों से भून दिया गया। हमारे 0 नंबर कहते हैं कि वो नरसंहार आपने ऑर्गेनाइज़ किया था। गलत कहते हैं, नायक सहज भाव से बोला। बॉम्ब मारते हैं। व्हाट इज़ 0 नंबर? बनर्जी बोला। आपके क्लाइंट जानते हैं, वरना यही सवाल इन्होंने किया होता। इस बाबत बाद में ये आपको एजुकेट करेंगे। ओके? पुलिस के भड़वों को बोलते हैं
नायक बोला, जो इधर खुफिया खबरें पहुँचाते हैं। सी हाउ क्विक ही इज़ एन एजुकेटिंग यू। वकील ने जवाब न दिया। डीसीपी वापस नायक की ओर घूमा। कल आधी रात के करीब आप कहाँ थे? अपने बंगले पर था, नायक बोला, जो कि धारावी से बहुत दूर मलाड में है। दर्जन गाँव हैं, सब सिखाए पड़ा है, तोते। साबित करना। बंगला खुद फाइनेंस किया, वाइट मनी से। जवाब दूंगा जब इनकम टैक्स वाले पूछेंगे। मिस्टर भोसले, बनर्जी तीखे स्वर में बोला, ऐसे ही सवालों की बाबत मैंने एडवांस में आपको वार्न किया था। वॉज द ऑब्जेक्शन? डीसीपी की त्योरी चढ़ी। योर क्वेश्चन इज irrelevant and in no way is connected to the present inquiry। आप ये बात जानते बूझते कह रहे हैं कि आपका क्लाइंट एक नॉन गैंगस्टर है और आप पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर इस बात से वाकिफ़ हैं। हाँ बाखूबी। तो ये छुट्टे क्यों घूम रहे हैं? मैं इन्हें अब गिरफ़्तार कर सकता हूँ? नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर से ऑर्डर इशू नहीं करता, इनकी गिरफ्तारी पर रोक है। व्हाट नॉनसेंस! डीसीपी भड़का। घोष, सर को कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ और कॉपी दो। घोष नामक युवा वकील ने तत्परता से दोनों काम किए। पुलिस के दोनों अफसर थोड़ी देर कोर्ट ऑर्डर का मुआयना करते रहे और धीमी आवाज़ में मंत्रणा करते रहे। आखिर डीसीपी ने ऑर्डर को एक और डाला। मिस्टर बनर्जी फिर बोला, आई अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्टनेस। थैंक यू। वकील भावहीन स्वर में बोला, इसी वजह से यहाँ आने में 4 बजा दिए। कोर्ट की कार्रवाई में टाइम तो लगता ही है। अब आपकी यहाँ मौजूदगी पुलिस के सवाल और अपने क्लाइंट के जवाब मॉनिटर करने के लिए, इसलिए भी है। सुपर। So may I now proceed with your client? You are the boss, sir. You don't need my permission. I am glad that you told me. वकील खामोश रहा। परसों की दबिश के बारे में क्या कहते हैं? डीसीपी नायक से संबोधित हुआ, जो हमारे थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुरवे ने चर्च गेट की उस 15 मंजिला बिल्डिंग पर की थी, जिसके टॉप फ्लोर पर आपका ऑफिस और जिसके ग्राउंड फ्लोर पर आपका गोदाम बताया जाता है। क्या कहूँ? नायक बोला, मेरा उससे क्या लेना देना था? आप सवाल कर रहे हैं? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। उस दबिश का निशाना आप नहीं थे। कौन कहता है मैं था? आप फिर सवाल कर रहे हैं। मिस्टर नायक, बनर्जी बोला, आप जवाब दीजिए सिर्फ, प्लीज़। सवाल क्या था? वकील ने डीसीपी की ओर देखा। जिस दबिश का मैंने जिक्र किया, डीसीपी धीरज से बोला, उसका निशाना आप थे? नहीं। नायक कठिन स्वर में बोला, दबिश की आपको खबर लगी थी? ऐसी खबर देर सवेर लगती है। कब लगी? देर या सवेर? मैं समझा नहीं। जल्दी लगी या देर से लगी? पुलिस की मौजूदगी में लगी या पुलिस के जाने के बाद लगी? अच्छा, वो जल्दी लगी थी। मेरा एक मुलाजिम बाहर से आया था तो उसने बताया था कि बिल्डिंग से सामने पुलिस का जवान वाला था। ये ना बताया कि किस वजह से था, कहाँ निशाना था? नहीं, ये नहीं बताया था। जब इंस्पेक्टर सुरवे टॉप फ्लोर पर जाकर आपसे मिला था तो? मेरे से कोई इंस्पेक्टर नहीं मिला था, मेरे पास कोई पुलिस वाला नहीं आया था। इंस्पेक्टर सुरवे खुद, साथ में 2 हवलदार? ना, कोई नहीं। इंस्पेक्टर सुरवे को जानते हैं? नाम से वाकिफ़ हूँ। कभी मुलाकात नहीं हुई, जैसे परसों शनिवार शाम? नहीं। इंस्पेक्टर सुरवे जब बिल्डिंग में दाखिल हुआ था तो खाली हाथ था, लेकिन जब लौटा तो उसके पास एक एयर बैग था जो देखने में भारी लगता था। वो बैग उसके पास कहाँ से आया? मुझे क्या पता कहाँ से आया। कहते हो उसके साथ 2 हवलदार थे, उनसे पूछो कहाँ से आया। आपके पास से आया। बंडल? बंडल नहीं, बैग, एयर बैग, हैवी फुली पैक्ड एयर बैग। मेरा मतलब है मेरे पास से ना आया। उसमें आपकी ज़ुबान में गुलदस्ता था। मेरी ज़ुबान बोले तो? रिश्वत का पैसा था। कितना? आप बताइए। 100 करोड़? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं अफसर साहब, आप मजाक कर रहे हैं। जमा चोर बहका रहे हैं और जमा मुझे जुबान देने की कोशिश कर रहे हैं। डीसीपी सकपकाया। बनर्जी ने प्रशंसात्मक निगाह से अपने क्लाइंट की ओर देखा। आपको? डीसीपी ने पूछताछ आगे बढ़ाई। इंस्पेक्टर सुरवे की कत्ल की खबर है? हाँ है, नायक बोला। चर्च गेट से रवाना होने के 1-1.25 घंटे के बाद ही उसको किसी ने शूट कर दिया था, लेकिन तब भारी बैग बरामद नहीं हुआ था। कहाँ गया? मेरे से पूछ रहे हो? यही समझ लीजिए। समझ लेता हूँ। मेरे को बैग की कोई खबर नहीं, कैसी भी कोई खबर नहीं। कब पास नहीं था, कब पास था, कब पास ना रहा, कोई खबर नहीं। जिसने दिया उसने बाजरिया कत्ल वापस ले लिया। हो सकता है तुम लोग ऐसा समझता है तो कातिल को पकड़ो, बैग बरामद हो जाएगा। कातिल को पकड़ें? जो कोई भी वो हो। आप नहीं जानते वो कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं कैसे जानूँगा भला? तो मैं इस बात को फाइनल समझूँ कि बैग इंस्पेक्टर सुरवे को आपसे हासिल नहीं हुआ था? मर्ज़ी है तुम्हारी, चाहे फाइनल समझो चाहे सेमीफाइनल समझो, लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती कि परसों शाम मेरे ऑफिस में मेरा किसी पुलिस वाले से वास्ता नहीं पड़ा था। अगर कोई कहता है ऐसा हुआ था तो उसे मेरे सामने लाओ, और नहीं तो उन 2 हवलदारों को ही मेरे सामने लाओ जो कहते हो हर घड़ी अपने इंस्पेक्टर के साथ थे। गुजरे मंगलवार को दोपहर के करीब खयाली ट्रंक हाउस, मुस्तफ़ा बाज़ार, भाई क्लास से शुक्ला रोड, चर्च गेट, आपके गोदाम में एक बड़ा ट्रंक डिलीवर किया गया था। उसकी बाबत क्या कहते हैं?
जवाब ये सोच के दीजिएगा कि हमारे पास डिलीवरी का चश्मदीद गवाह है जो आप जब चाहेंगे पेश कर दिया जाएगा। कौन है वो? गोटिया नाम का एक 13-14 साल का छोकरा है जो भाईकला स्टेशन के बाहर के और उधर के टेम्पो स्टैंड के सामने के एक टी स्टॉल पर काम करता है। जिस टेम्पो पर ट्रंक नीचे आपके गोदाम में डिलीवर किया गया था उस पर गोटिया भी सवार था, जिसको कि चर्च गेट से आगे कहीं जाना था, जहाँ के लिए वो पाँव निकल लिया था। लेकिन जाने से पहले उसने ट्रंक गोदाम में पहुँचाया जाता देखा था। क्या कहते हैं आप इस बारे में? वो मेरे एक मुलाजिम की करतूत थी। खबर लगते ही मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। आप मानते हैं कि नीचे आपके गोदाम में ट्रंक डिलीवर हुआ था और उसको एक लाश ढोने के काम में लाया गया था? मुझे नहीं पता नीचे क्या हुआ था, खाली ये पता है कि जो किया था मेरे मुलाजिम ने किया था, अपनी निजी हैसियत में किया था, मेरी जानकारी के बिना किया था। गोदाम तक उसकी पहुंच आम बात थी। गोदाम तक उस जैसे किसी भी वीडियो की पहुंच आम बात है। मेरे टॉप फ्लोर के फ्लैट में, जो कि मेरा ऑफिस भी है, गोदाम की चाबियां मेन डोर के भीतर एक कील पर इसलिए टंगी रहती हैं ताकि मेरे से ताल्लुक़ रखते हर वीडियो की पहुंच में हो। मैं वहाँ हमेशा मौजूद नहीं होता, लेकिन फ्लैट हमेशा आबाद होता है। मेरा निजी नौकर तारानाथ हमेशा वहाँ मौजूद होता है। यानी गोदाम के किसी बेजा इस्तेमाल की गुंजाइश हमेशा रहती है। अब है तो ऐसे ही। क्या बेजा इस्तेमाल किया आपके मुलाजिम ने? पहले कत्ल किया, फिर एक बड़े ट्रंक का इंतज़ाम किया जिसमें बंद करके लाश को वहाँ से निकाला और वहाँ से दूर सरे राह छोड़कर भाग गया। मुझे कत्ल की कोई खबर नहीं थी। जिस बात की सारे शहर को खबर थी उसकी आपको नहीं थी। सारे शहर से मेरी दुआ सलाम नहीं। आपने अपने मुलाजिम को नौकरी से निकाला सिर्फ इसलिए कि उसने आपके गोदाम में आपकी जानकारी के बिना एक ट्रक रिसीव किया, बस। और जो कुछ भी किया वो मेरी जानकारी में नहीं। आपने मेरे असल सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके व्यवहार से लगता था कि उसने ऐसा कुछ किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। पूछने पर बेतुका जवाब देता था। मेरे को बोलता था मैं ना ही जानूँ तो अच्छा था। ऐसे जवाब देने वाले को कैसे मैं अपनी मुलाकात में रखे रह सकता था? मैंने फ़ौरन उसे बाहर किया। लाश गोदाम में थी? मुझे नहीं पता, मैं नीचे नहीं जाता। क्या करूँगा जाके? वो गोदाम है जहाँ मेरा कोई काम नहीं होता। ऊपर ऑफिस है, मेरा कोई काम हो तो वहाँ होता है। सारी बात का सार ये हुआ कि आपको कत्ल की खबर नहीं थी। खबर तभी लगी जबकि लाश वाला ट्रंक चर्चा में आया। हाँ, तब तक आप अपने मुलाजिम को नौकरी से निकाल चुके थे? हाँ। आप चाहें तो अब उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, जब नौकरी से निकाला था तो कहता था शहर ही छोड़ के जा रहा था। अब उसका यहाँ कोई काम नहीं था। अभी क्या पता कहाँ गया। नौकरी से कब निकाला था? उसने तत्काल उत्तर न दिया। डीसीपी धीरज ने धीरज से प्रतीक्षा करता रहा। परसों, आखिर बड़ा मवाली बोला। कमाल है, डीसीपी बोला। अभी परसों की बात को याद करने में आपको इतना टाइम लगा? वो खामोश रहा। इतनी जल्दी शहर कोई नहीं छोड़ जाता, टाइम लगता है ऐसी तैयारी में। बहुत मुमकिन है कि वो अभी यहीं होगा। उसका लोकल पता बताइए। मेरे को नहीं मालूम, ऑफिस में कहीं दर्ज होगा, मिल गया तो बाद में भेज दूंगा। ओके, अब यह तस्वीर देखिए। डीसीपी ने उसके सामने एक 4x6 इंच का ब्लैक एंड वाइट कैमरा प्रिंट रखा। इसे पहचानते हैं आप? नायक ने तस्वीर देखी तो तत्काल बोला, यही तो है मेरा वो मुलाजिम जिसे मैंने डिसमिस किया था, नाम समीर केतकर। इसकी तस्वीर आपके पास कहाँ से आई? हमारे दिवंगत एसएचओ सदाशिव राजाराम सुर्वे की ऑफिस की टेबल के दराज में थी। ये डीसीपी ने एक A4 साइज़ का पेपर उसके सामने रखा, फ़ोटोशॉप कंप्यूटर प्रिंट आउट भी। ये भी समीर केतकर ही है। आप ये दोनों तस्वीरें पहले देख चुके हैं? बोले तो। इंस्पेक्टर सुर्वे ने दिखाई। कब? जब वो आपसे मिला था। कब मिला था? परसों शनिवार शाम को, दबिश वाले दिन। चोर बहका रहे हो? मैं तुम्हारे उस इंस्पेक्टर से कभी नहीं मिला। पक्की बात? 100% पक्की बात। अच्छा, खैर, फ़िलहाल मुझे आपका जवाब मंजूर है। नायक ने गर्दन हिलाकर मंजूरी कबूल की। आपकी जानकारी के लिए आपका ये मुलाजिम अब इस दुनिया में नहीं है। नायक की भवें उठी। कल रात को साइन के गेस्ट हाउस के सामने के कंपाउंड में इसकी गोलियों से विधि लाश पड़ी पाई गई थी। फिर भी मेरे से इसका लोकल पता पूछ रहे थे। नायक बोला, कत्ल का केस है, तफ्तीश में काम आता। फिर आपने बता तो ना दिया। नायक खामोश रहा। यह हैरानी की बात नहीं कि परसों आपने जिस शख्स को अपनी मुलाजमात से डिसमिस किया, कल उसका कत्ल हो गया। कोई हैरानी की बात नहीं, नायक बोला। मुंबई शहर का किरदार ही ऐसा है। वही एक शख्स था जो बता सकता था कि मंगलवार दोपहर से पहले आपके गोदाम में क्या हुआ था। हमें तो लगता है कि इस बाबत उसका मुंह बंद करने के लिए ही उसका कत्ल हुआ है। किसने किया? आप बताइए। मैं कैसे बताऊं? ऐसे जवाब देकर आप एक कत्ल की या उसका प्रत्यक्ष में या परोक्ष में गवाह देने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आपके अभी यहाँ दिए बयान में बहुत झोल है, जिनको हम फ़िलहाल इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि खुद हमारी तैयारी भी कदरन कमज़ोर थी। अब पुलिस के अगले बुलावे का इंतज़ार कीजिएगा। हो सकता है अगली बार 4 से ज़्यादा वकीलों की ज़रूरत महसूस करें। ऐसा हो तो खबर कीजिएगा। हम मीटिंग का इंतज़ाम वानखेड़े स्टेडियम में करेंगे। फिर भले ही दर्जन वकीलों के साथ आइएगा। जय हिंद। डीसीपी ने मीटिंग का यूँ एकाएक समापन किया कि मेहमानों का एहसास ही न हुआ कि उन्हें रुखसती का नोटिस दिया जा रहा था। फिर सब हड़बड़ाई से उठे। किसी ने अभिवादन किया, किसी ने होठों में बुदबुदाकर जवाबी जय हिंद का। नायक ने ऐसा कोई मुलायजा ना निभाया।
रुखसती में वो सबसे पहले वहाँ से बाहर निकला। नवीन सोलंकी डीसीपी की हाजिरी भुगतने गए अपने बॉस के साथ जाना चाहता था, लेकिन एडवोकेट बनर्जी ने खुद उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। लिहाजा वो चर्च गेट बॉस की वापसी का इंतज़ार कर रहा था, जबकि बॉस का फ़ोन आया और उसने बताया कि वो यहीं से सीधा घर जा रहा था। अब उसे सोलंकी की ज़रूरत नहीं थी। सोलंकी ने चैन की सांस ली। ऐसा कहाँ कभी होता था कि बॉस की खिदमत में उसे रात के 2 ना बजें। अपनी कार खुद ड्राइव करता वो नज़दीकी सुपरमार्केट में पहुंचा। सोलंकी की यह भी खूबी थी कि वो बॉडीगार्ड के साथ नहीं चलता था। इस सिलसिले में वो अपनी नामालूम पर्सनैलिटी को कैश करता था, जो उसके म्यूनसिपैलिटी का क्लर्क जैसा कोई निरीह प्राणी होने की चुगली करती थी। उसे राह चलते देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो टॉप के मवाली अमर नायक का दायां हाथ था और ख़ुद खतरनाक मवाली था, हत्यारा था। मार्केट में वो उन रैक्स की ओर बढ़ा जहाँ उसकी पसंदीदा आइटम्स मौजूद थी। साहब, सोलंकी ठिठका उसने घूमकर पीछे देखा। जैन बोलता है साहब। कौन है भाई तू? सोलंकी की त्योरी चढ़ी। साहब, मैं सूरत तो जानी पहचानी पड़ती है, जानता है मेरे को? साहब, आप सोलंकी बॉस हैं। ठीक, और तू? साहब, मैं जीत सिंह। नाम भी सुना हुआ जान पड़ता है, कुछ आ नहीं रहा मगज में। साहब, मैं एक टाइम आपसे बिग बॉस के ऑफिस में मिला था। भरत श्रेष्ठ मेरे को उधर लेके गया था साहब। मैं बिग बॉस के हुक्म पर दादर रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम से हीरे निकाल के लाया था, जो नकली निकले थे, और तब मेरे को इनाम के तौर पर, ओ याद आया, तू वो जीत सिंह है जिसे नायक साहब ने खुद ₹1,00,000 का इनाम दिया था। हाँ साहब। अभी क्या मांगता है तेरे को? साहब, बात करना मांगता है। तेरे को मालूम था मैं इधर? हाँ साहब। कैसे मालूम था? साहब, मैं चर्च गेट पर बिग बॉस के ऑफिस वाली 15 मंजिला इमारत के सामने वेट करता था। कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि वहाँ से तू मेरे पीछे लगा था? साहब, आपका कोई बिडू आपको बिल्डिंग के बाहर सड़क पर ही आपको कार दे के गया था, और आप उस कार को खुद ड्राइव करके निकल गए थे, और तू पीछे दौड़ पड़ा था। साहब, मैं एक फेलो कैब ड्राइवर फ्रेंड की कैब में था तभी, इसलिए ये गुस्ताखी तो हुई थी मेरे से कि मैंने कैब पर आपको फॉलो किया था। फैंसी ज़ुबान बोलता है, जब मालूम गुस्ताखी तो क्यों की? साहब, मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? बोलूँगा ना साहब, मैं बोला ना, मैं आपसे बात करना मांगता था। खास मेरे से? हाँ साहब, बोले तो इम्पोर्टेंट करके। साले पहुँचूँ तो इस काबिल हो गए कि मेरे से बात करे। अभी क्या बोलेगा साहब, मजबूरी बहुत कुछ कराती है। फैंसी बातें करता है जो साली मगज में पड़ती है हिच नहीं। ठीक है कर। साहब, थोड़ा जास्ती बोलना मांगता है, बोले तो थोड़ी लंबी बात करना मांगता है। फूट ले। साहब, मेरी बात खाली मेरे ही नहीं, आपके भी काम की हो सकती है। क्या बोला? साहब, जब बिग बॉस की टीसीपी भोसले के ऑफिस में पेशी थी, सोलंकी के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। तेरे को कैसे मालूम? वो तीखे स्वर में बोला। मेरी भी पेशी थी, तब मैं बिग बॉस को उतर आता देखा था। तेरी क्यों पेशी थी? लंबी कहानी है साहब, मेरे को मालूम आप खड़े खड़े सुनना पसंद नहीं करेंगे। सोलंकी ने उसकी बात पर विचार किया। ठीक है, आखिर निर्णायक भाव से बोला। सुनता मैं तेरी लंबी कहानी, लेकिन क्या नाम बोला था? जीत सिंह। हाँ, जीत सिंह। जीत सिंह, अगर तू बॉम्ब मारता निकला, अगर तू फेंकता निकला, अगर तू लंबी लंबी छोड़ता निकला तो तेरी खैर नहीं। पूछ, क्या खैर नहीं? मेरे को मालूम साहब। चल। सोलंकी आगे बढ़ा तो जीत सिंह उसके पीछे हो लिया। उसने खास एहतियात बरती और बड़े मवाली से एक कदम पीछे चला। उसी फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था जहाँ वो पहुँचे। उस घड़ी रेस्टोरेंट में कोई खास भीड़ नहीं थी। सोलंकी ने एक कोने की टेबल चुनी। उसके हुक्म पर जीत सिंह और वो आमने सामने बैठे। तत्काल एक वेटर उनकी टेबल पर पहुंचा। अभी बात करता है, सोलंकी रुक्ष स्वर में बोला। बुलाने पर ऑर्डर के लिए आना क्या? उसका वेटर पर ऐसा रौब पड़ा कि वेटर फ़ौरन वहाँ से गायब हुआ। अभी बोल, पीछे सोलंकी बोला। टाइम वेस्ट किए बिना बोल, आजू बाजू को कोई बात नहीं बोलने का, सीधा मतलब की बात पर आने का। मालूम नहीं क्यों मैं तेरे जैसे खजूर के साथ टाइम खोटी करता है। पढ़ा भी करता है तो करता है, शुरू कर। जीत सिंह ने सावधानी से शब्द चयन करते हुए पिछले मंगलवार से शुरू हुई अपनी आप बीती बयानी शुरू की। ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता गया, सोलंकी के नेत्र फैलते गए, लेकिन उसने बिना जीत सिंह को टोके उसके मुंह से निकलता एक एक शब्द सुना। आखिर जीत सिंह खामोश हुआ। बस? सोलंकी ने पूछा। फिनिश? जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ भूल गया हो तो याद कर ले, कुछ कहने से रह गया तो अभी बोल, मौका है तेरे पास। फुल स्टोरी बोला साहब, जीत सिंह बोला। बढ़िया, अभी बोल, मांगता क्या है तेरे को? अपनी स्टोरी सुनाने को तू मेरे पीछे आया नहीं होगा। अब वो बात बोल जिसकी वजह से तेरे को ये स्टोरी करनी पड़ी। बोलता है साहब। अभी जैसा कि मैं बोला, मेरे पुलिस के 2 अफसरों के सामने पेशी हुई, लेकिन उनके तबके मिजाज से साफ जाहिर था कि उनको मेरे बयान पर कतई कोई एतबार नहीं था, और ये बात उन्होंने मेरे से छुपाई भी नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि बिना मुझे डराए धमकाए, बिना मेरे पर अपनी कोई पुलिसिया ताकत आजमाए उन्होंने मुझे चले जाने दिया। क्यों? वजह मैं बोले? और कौन बोले? बोलता है साहब, मैं बोले तो अफसर लोग मेरे साथ पतंगबाजी करता था। क्या बकता है? पतंग को ढील देते हैं ना साहब, जब वो गिरने लगती है तो खींच लेते हैं। यही किया मेरे साथ। मेरे को आज़ाद छोड़ दिया, बोले तो ढील दिया। अभी जब चाहेंगे वापस खींच लेंगे, और जब इस बार खींच लेंगे तो मेरे को पक्की कि फिर ढील नहीं देंगे। साहब लोग कभी भी मेरे को पकड़ मंगवाएंगे और इस बार जुबानी कार्रवाई नहीं करेंगे, मेरे को अपने ऑफिस में बुलाकर जवाब तलबी नहीं करेंगे, मेरे साथ अपने खास पुलिसिया तरीके से पेश आएंगे। बोले तो 3rd डिग्री के लिए मेरे को महातत्वों के हवाले करेंगे।
तब मेरे लिए अपनी ज़ुबान बंद रख पाना नामुमकिन होगा। भुगतना साहब गुस्ताखी माफ़, कहना आसान, नहीं भुगता जाएगा, नहीं भुगता जाएगा। इस वास्ते उस अंजाम तक पहुंचने से पहले मेरे को कुछ करना ज़रूरी था। ज़रूरी था तो क्या किया? मेरे पीछे लगा वजह बोल। साहब हिम्मत करके बोलता है, डीसीपी भोसले साहब के ऑफिस में मेरे जैसी पेशी बिग बॉस नायक साहब की भी थी। तेरे को कैसे मालूम? मैंने उन्हें कई लोगों के साथ डीसीपी के ऑफिस में पहुंचते देखा था और कोई आधे घंटे के बाद वहां से रुखसत होते भी देखा था। आधा घंटा तू वहाँ रुका रहा? यही देखने के लिए रुका रहा कि बिग बॉस को वहाँ से क्या ट्रीटमेंट हासिल था। क्या ट्रीटमेंट हासिल था? साहब मैं अपना अंदाज़ा ही बोलता है। बिग बॉस मुंबई पुलिस के डीसीपी की हाजिरी बढ़ता था तो हाजिरी के काबिल बिग बॉस के खिलाफ कुछ तो होना बराबर। इस वास्ते जाहिर है कि पुलिस ने बिग बॉस को कोई ढकी छुपी वार्निंग देकर ही छोड़ा होगा, जैसे तेरे को छोड़ा। पतंग को ढील थी तेरी ज़ुबान में। साहब मेरा और बिग बॉस का क्या मुकाबला? मैं साला मामूली बिड़ू टपोरी, बिग बॉस तो बिग बॉस है, उसके हाथ में ताकत है। दोबारा पेशी की नौबत आने से पहले बिग बॉस अपनी हैसियत से मैच करता यकीनन कुछ करेगा, ऐसा बड़ा दमदार कुछ करेगा कि फिर कभी उसकी पुलिस के द्वारे पेशी की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक, अभी बोल, बिग बॉस जो करेगा अपने लिए जो करेगा उसे तेरा क्या लेना देना? साहब मेरे को मांगता है कि जो बिग बॉस करे उसका फ़ायदा मेरे को भी पहुँचे। सोलंकी ने अपलक उसे देखा, उसे विचलित होता ना पाकर बोला, तेरे को मुंह लगाया, सामने बैठा है, इसलिए मेरा सवाल क्यों होना चाहिए था। अभी पूछता है कैसे? जवाब दे कैसे? मेरे को पक्की कि बिग बॉस ऐसा कुछ करेगा कि पुलिस उसका पीछा छोड़ देगी। साहब मेरे को मांगता है कि जैसे पुलिस बिग बॉस का पीछा छोड़े वैसे मेरा भी छोड़े। अरे कैसे? साहब माफ़ी के साथ बोलता है कि एक ही जगह तो होती है भाई लोगों की ताकत, बिग बॉस लोगों की ताकत। साहब बोल। गुलदस्ता। क्या बोला? जो थानेदार सुरवे साहब को मिला तो वो टला। अभी बिग बॉस को बड़ा अफसर लोग डील करता है, इस वास्ते बड़ा गुलदस्ता, बड़े अफसर लोगों की हैसियत से मैच करता बड़ा गुलदस्ता, जो बिग बॉस पेश करना अफोर्ड कर सकता है, पर जीत सिंह किसी जिसका सपना भी नहीं देख सकता। अभी भी साहब बोल। साहब पुलिस जब बिग बॉस का पीछा छोड़ेगी तो बिग बॉस का एक इशारा होने की देर होगी, पुलिस मेरा भी पीछा छोड़ देगी। बहुत ऊंचा उड़ रहा है, औकात नहीं पहचानता अपनी? पहचानता है साहब, बरोबर पहचानता है। बिग बॉस के मुकाबले में मैं उसके पाँव की धूल भी नहीं। बदले में नायक साहब को क्या मिलेगा? साहब मैं बोला ना, मैं पाँव की धूल। मेरी हैसियत ना कुछ देने की है ना कभी होगी। मैं खाली इतना कर सकता है कि ऐसे ऐसे सुरवे को मिला गुलदस्ता लौटा दूंगा। ऐसा कहकर तू इस बात को मुहर बंद कर रहा है कि सुरवे का कातिल तू। जी सिंह खामोश रहा। गुलदस्ते का साइज़ बोल। जी। अरे जो गुलदस्ता लौटा देगा उसका साइज़ बोल। तो मेरे को मालूम साहब, आखिर देने वाले तो एड़ा साला कुछ सुनता नहीं, कुछ समझता नहीं, खाली बोलता है। जो मेरे को मालूम वो तेरे को भी मालूम, ये पक्की करने का। अभी समझो उस ज़बान में जो तू ये टाइम बोलता है। 30 पेटी। अभी बोल, क्या औकात हुई 30 पेटी की उस रकम के मुकाबले में जो नायक बॉस को पुलिस के बड़े अफसरान को बढ़ानी पड़ेगी? साहब मेरे को फुल अंदाज़ा कि वो रकम बहुत बड़ी होगी, पर बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। जिसके पास भरा हुआ घड़ा पहले से हो उसको बूंद की ज़रूरत क्यों होगी? जीत सिंह से जवाब देते ना बना। फिर शाणे, जो रकम तू लौटाने को बोलता है वो है ही नायक बॉस की थी, जब काबू से बाहर हो गई तो कैसे उनकी रही? जुबान अच्छी लड़ाता है तभी शाणा बोला। खैर अभी बोल, तेरी पेशकश बिग बॉस को नाकबूल हो तो मेरे को कान को हाथ गर्दन से पीछे घुमाकर पकड़ना होगा। बोले तो अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरे को मुखबिर बनना कबूल करना होगा। सोलंकी ने हैरानी से जीत सिंह की ओर देखा। जीत सिंह ने उससे निगाह न मिलाई। क्या मुखबिरी करेगा? सोलंकी ने पूछा। साहब छापे में भी आया कि पुलिस ये जानने में नाकाम रही कि चर्च रोड की 15 माले की बिल्डिंग में थानेदार सुरवे का निशाना कहाँ था। मैं बतौर सरकारी गवाह बयान न करेगा ना कि थानेदार सुरवे बिल्डिंग में 15वें माले पर गया था, जिस पर कि बिग बॉस का, अमर नायक बॉस का कब्जा था, जहाँ उसके साथ चले तो हवलदार हर जगह हर घड़ी अपने बॉस के साथ थे, जहाँ से कि उसे गुलदस्ता हासिल हुआ था तो उसने बिग बॉस का पीछा छोड़ा था। तेरे को क्या मालूम? जो बात पुलिस को नहीं मालूम उसकी बाबत तेरे को क्या मालूम? जीत सिंह खामोश हो गया। वो जानता था कि बारीक पूछताछ पर जाना जा सकता था कि उसने थानेदार सुरवे के पीछे बिल्डिंग में कदम नहीं डाला था, लेकिन उस घड़ी झूठ ही उसका आसरा बन सकता था। मैं थानेदार सुरवे के पीछे गया था, वो हिम्मत करके बोला। मैंने 2 हवलदारों को थानेदार के साथ लिफ्ट में सवार होते देखा था। इत्तेफाक से उस वक्त दूसरी लिफ्ट भी लॉबी में ही थी। मैं उसमें सवार होकर टॉप के माले पर गया था। दूसरी लिफ्ट में सवार तू कैसे जान सकता था सुरवे कौन से माले पर गया था? नहीं जान सकता था, मैंने चांस लिया। मेरे को पहले से मालूम जो था कि टॉप का भाई अमर नायक बॉस टॉप के माले पर मुकाम पाता था। इस वास्ते सोचा कि थानेदार सुरवे को भी टॉप के माले पर जाने का था। मैं दूसरी लिफ्ट से टॉप के माले पर पहुंचा तो तब मैं लिफ्ट का एक ही पैसेंजर था। तब मैंने बिना लिफ्ट से बाहर कदम रखे थानेदार सुरवे को 2 हवलदारों के साथ लिफ्ट के दाएं बाजू के फ्लैट में दाखिल होते देखा। बोले तो मैं चश्मदीद गवाह, मैं पुलिस का वादा माफ गवाह।
तब नायक बॉस अपने झूठ पर टिका नहीं रह सकेगा कि वो सुरभि से कभी नहीं मिला था। तब दोनों हवलदार भी झूठ बोलते नहीं रह सकेंगे कि वो अपने साहब के साथ बिल्डिंग की लॉबी से आगे नहीं गए थे। जवान बहुत लंबी तेरा पोटला बनाना चुटकियों का काम होगा। मालूम साहब, बरोबर मालूम, पर जो तुम्हारे को नहीं मालूम अभी वो बोलता है ना। बोला, बोल, सुनता है मैंने जीत सिंह ने अपना झूठ जारी रखा। सायन के बेनाम गेस्ट हाउस के अंधेरे फ्रंट यार्ड में आपको केतकर को शूट करते देखा था। सोलंकी चौंका। तत्काल उसने खुद को काबू में किया। फेंकता है साला ढक्कन, वो लापरवाही जताता बोला। बोलेगा ना ऐसा, बम मारता है। बोलेगा ना ऐसा, मेरे बात को गलत साबित करके दिखाना। सोलंकी खामोश रहा। मेरे को सायन का गेस्ट हाउस मालूम, जिसका कि कोई नाम नहीं, जिस पर कि नाम का कोई बोर्ड नहीं। मेरे को वहाँ केतकर की हाजिरी की खबर तो वो क्यों नहीं मालूम जो मैं भी बोला। सोलंकी फिर भी खामोश रहा। अभी बोले तो धोवाले को नीचे गोदाम में कमती किया गया। ये काम या केतकर ने खुद किया या किसी और ने किया, और केतकर को खाली लाश ठिकाने का लगाने का हुक्म हुआ। कोई और कौन? मालूम नहीं। शुक्र, कुछ तो है जो तेरे को मालूम नहीं। साहब, मेरा खुशकी उड़ाता है पड़वांदा नहीं। साहब, तुम मेरा पोटला बनाने को बोला तो वो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तुम पोटला बना सकता है, बनाए जाने का हुक्म दे सकता है, पर नायक बॉस के खिलाफ मेरा हल्फिया बयान तब भी वजूद में होगा। वजूद के बारे में मैं तेरे से बाद में पूछूंगा। अभी बोल, तेरा हल्फिया बयान में ये भी दर्ज होगा कि तूने सुरभि का कत्ल किया था? नहीं किया था। उस कत्ल के वक्त में मौका वारदात से कोसों दूर था। कई गवाह हैं कि जो गुलदस्ता सुरभि ने कबूल किया था वो उसके कत्ल के बाद तूने कब्जा लिया था। कैसा कत्ल, कैसा गुलदस्ता? तू खुद अपनी कई बात से मुकरेगा। मुकर तो रहा हूँ। सोलंकी ने मुँह बाएं उसे देखा। कोई बात? जीत सिंह सहज भाव से बोला। बिना किसी गवाह की मौजूदगी के किसी को बोलना, जैसे कि सोलंकी बॉस को बोलना, कोई मायने नहीं रखता। या आप बोलो मायने रखता है? हल्फिया बयान के वजूद की बात कर जो अधूरी रह गई थी। बयान वीडियो रिकॉर्डिंग की सूरत में मेरे ऑफ होते ही वीडियो क्लिप डीसीपी भोसले के पास पहुंच जाएगी। वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला। क्लिप की एक कॉपी पुलिस कमिश्नर जवाहरी साहब के पास पहुंच जाएगी और एक सारे बड़े अखबारों के पास पहुंच जाएगी। बॉम्ब मारता है। देखना साहब, अगर क्लिप का वजूद है तो वो कहाँ है? एक मेहरबान फ्रेंड के पास है जो कि तुम्हारे को ढूंढने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा वीडियो है जिसकी किसी को कोई खबर नहीं, किसी को हिंट तक नहीं कि वो जीत सिंह का फ्रेंड। ढूंढना साहब, तेरा दोस्त सब जगह डिलीवर करके आएगा। आप जानते हैं साहब, ऐसी पर्सनल डिलीवरी ज़रूरी नहीं होती। आप ये भी जानते हैं कि क्यों ज़रूरी नहीं होती। कहने का मतलब ये है साहब कि मेरे दोस्त को पुलिस या मीडिया के पास पहुंचता पकड़ लेने की आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो अपनी मौत बुलाता है। बुलाता किधर है? वो तो सामने बैठी ली है। नहीं। सोलंकी ने खामोशी से एक बार ऊपर नीचे सिर हिलाया। फिर डीसीपी का बुलावा भी आता ही होगा। पतंग को ढील दी थी, अभी वापस खींचता ही होगा। जीत सिंह एक चढ़ ठटका, फिर बोला। दूसरी डोर भी। सोलंकी की भवें उठी, जिससे नायक बॉस को ढील मिली है। तो क्या जवाब है आपका? जवाब से पहले मैं तेरे हौसले की दाद देना चाहता हूँ। मेरे सामने बैठ के इतनी ज़ुबान चलाना कोई मामूली बात नहीं साहब। मरता क्या ना करता वाली बात है। आम हालात में मेरे जैसा कोई बुढ़ो तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो पतलून गीली करेगा, पर हालात आम किधर है मेरे वास्ते। मेरे तो आगे कुआं है, पीछे खाई है। आप पोटला बनाएंगे, पुलिस सूरी बटांगेगी। क्या करेगा जीत सिंह अगर तो मेरे से खुल के डायलॉग करने का हौसला नहीं करेगा? पर वो जुदा बात। अभी साहब तुम अपना जवाब बोलते तो मैं नायक बॉस से बात करूँगा। जीत सिंह ने मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। कल तक का इंतज़ार कर, मेरे को अभी जवाब मांगता है। अभी बॉस अवेलेबल नहीं तो मेरे से जवाब मांगता है। मेरा जवाब कैसे चलेगा? चलेगा, बॉस को नामंजूर हुआ तो नहीं होगा, क्योंकि आपका नाम सोलंकी है। साला डेढ़ दिमाग है तो नहीं साहब, पर तुम ऐसा समझता है तो अभी क्या बोलेगा? गुलदस्ते के साइज़ का ख्याल कर सकता है? जीत सिंह सोचने लगा, खोखा, फिर बोला। एक नहीं कई। बिग बॉस को बोले तो नो प्रॉब्लम, माल पर आया तो दिल दरिया। मेरे मगज में नहीं पड़ा साहब। तेरे मगज में वही बात पड़ती हो जो तेरे मतलब की हो। अभी क्या बोलेगा साहब? ऐसा है तो नहीं, पर क्या बोलेगा? काफ़ी बोल चुका। सोलंकी एकाएक उठ खड़ा हुआ। अभी और बोलेगा तो तेरी बोलती बंद करने का इंतज़ाम मेरे को अभी करना पड़ेगा, यहीं करना पड़ेगा। जीत सिंह भी तत्काल उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। साहब भाव खा के बोलता है, फिर बोला। बकवास बंद करो, मेरी बात सुन, जो तेरे मतलब की हो सकती है। सुनता है साहब? सुन और समझ। अगर ऊपरी माले में कुछ है तो बिग बॉस को पुलिस का बुलावा कभी नहीं आएगा। बिग बॉस पहले बुलावे को भी नक्की बोल सकता था। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि बॉस को वकीलों की राय थी कि एक बार चले जाने में कोई हर्ज नहीं था। बिग बॉस ने वकीलों की राय मानी और डीसीपी की हाजिरी भरी, पर इस मामले में उसे वकीलों की राय भी कबूल नहीं होगी। बिग बॉस में इतनी ताकत है, वो ऐसा इंतज़ाम कर सकता है कि किसी पुलिस ऑफिसर की बिग बॉस की तरफ तो क्या, चर्च गेट की हाई राइज की तरफ निगाह उठाने की हिम्मत नहीं होगी, भले ही वो अफसर डीसीपी भोंसले हो या खुद कमिश्नर जवाहरी हो।
दूसरे, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं कि तूने अपने हल्फिया बयान की कोई वीडियो क्लिप कहीं महफूज की है, इसलिए वो धमकी फिर दोहराएगा तो गर्दन काटने से पहले तेरी जुबान काट दूंगा। तीसरे, मैं तेरे को ठौर मार सकता हूँ लेकिन तू जिंदा रहेगा। ये देखने जानने के लिए जिंदा रहेगा कि पुलिस ने जिस पतंग को ढील दी थी उसे अब वापस नहीं खींचा जा सकता क्योंकि वो कट गई। अब पुलिस के पास आजमाने के लिए जो जोर है समझ ले वो ठंडे बस्ते में गया। अब थोड़ा इंतज़ार कर ताकि तू खुद जान सके कि तू बदकिस्मत है या बेहद खुशकिस्मत। चौथी और आखिरी बात, बिग बॉस को तेरे उस कारनामे से कोई मतलब नहीं जो तूने इंस्पेक्टर सुरवे के साथ किया। यूँ भले ही 4-6 भिड़ू और टपका दे, इधर किसी को बांधा नहीं, पर जो 30 पेटी रोकड़ा तेरे कब्जे में है वो तेरा इनाम नहीं है, तेरे पास बिग बॉस की अमानत है। पहली फुर्सत में उसे लौटा के आना, वरना तू किसी और ही वजह से जान से जाएगा। वजह मालूम तेरे को, ना सूझे तो सोचना, ये सोच के सोचना कि उस वजह में ही तेरा जीना मरना छुपा है। आज मैं अच्छे मूड में हूँ, आज मेरा दुनिया से अमन शांति का रिश्ता है, इसलिए मैंने तुझे अपनी सोबत का मौका दिया, तेरी गुस्ताख जुबान को नज़रअंदाज किया, वरना सोचना क्या वरना। वो घूमा और लंबे डगबड़ता रेस्टोरेंट से बाहर की ओर चल दिया, पीछे हकबा जीत सिंह को छोड़कर। शॉपिंग के 2 भारी झोले दोनों हाथों में उठाए सोलंकी सुपरमार्केट से बाहर निकला और पार्किंग की ओर बढ़ा जहाँ की उसकी कार खड़ी थी। दोनों झोलों में फ्रूट जूस और पैक्ड फूड की उसकी पसंदीदा आइटम्स थी जो उस पार्टी में काम आने वाली थी जो आज उसने खुद को देनी थी। एक कोई 30 साल का अच्छी शक्ल सूरत वाला युवक सहज भाव से उसके साथ चलने लगा। वो डेनिम की जीन्स और सफ़ेद शर्ट पहने था। उसके दाएं हाथ में जीन्स से मैच करती जैकेट थी और जैकेट के नीचे छुपा हाथ कमर तक उठा हुआ था। फिर इससे पहले कि सोलंकी ऐतराज़ से मुंह खोलता उसने अपनी पसलियों में कुछ चुभता महसूस किया। गन की नाल है बाप, युवक अदब से बोला। जैकेट के नीचे हाथ में, पार्किंग में नहीं जाने का, सीधा रोड की ओर चलने का। दिन दहाड़े अगवा, सोलंकी गुस्से से बोला। मैं शोर मचा दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। मेरे को गन नहीं दिखाई दे रही, गोली चलेगी तो अपनी हाजिरी खुद लगाएगी ना। जानता मैं कौन हूँ? हाँ, तुम सोलंकी बॉस है, अमन नायक का खास, बल्कि खास से भी खास। फिर भी तेरी ये हिम्मत, अभी की ना। कहाँ ले जाना चाहता है? अभी मालूम पड़ता है, खाली 1 मिनट चुप रहने का। वो प्रोफेशनल जॉब थी, इसलिए सोलंकी ने खामोश रहना और निर्देश का पालन करना ही मुनासिब समझा। रोड पर एक नामालूम ब्रांड की बड़ी गाड़ी खड़ी थी। उनके करीब आते ही जिसका उनकी ओर का पिछला दरवाज़ा खुला। वेलकम, भीतर से मधुर आवाज़ आई। कार के खुले दरवाजे के करीब पहुंच के सोलंकी ने भीतर झाँका तो उसे महाटिक दिखाई दिया। उसके हाथ में गन थी और चेहरे पर आमंत्रणपूर्ण मुस्कुराहट थी। गन लहरा कर ही उसने सोलंकी को भीतर आ बैठने का इशारा किया। साथ चलते युवक ने उसके शॉपिंग बैग उससे ले लिया और परे हट गया। सोलंकी भीतर दाखिल हुआ। युवक ने अपने पहलू से धक्का देकर दरवाज़ा बंद किया तो शीशे पर काला पर्दा होने की वजह से उसे वो दिखाई देना बंद हो गया। वो उसे फिर दिखाई दिया जब वो कार में आगे ड्राइवर के साथ जा बैठा। सोलंकी ने नोट किया कि कार की बाकी खिड़कियों पर भी काले पर्दे थे। कार जब चलने लगी तो महाटिक ने पैसेंजर और ड्राइवर साइड के बीच भी लंबा काला पर्दा खींच दिया। फिर वो वापस सोलंकी की ओर घूमा और जबरन मुस्कुराता बोला, रिलैक्स। जिस पर गन तनी और सोलंकी बोला, वो कैसे रिलैक्स कर सकता है? महाटिक ने गन जेब में रख ली, फिर बोला, अब ठीक है? दिन दहाड़े अगवा? बिल्कुल नहीं, बस जरा सी मनोहार। गन दिखाकर राजी से साथ चल देते। नहीं होने वाला था ऐसा, इसलिए वो थोड़ा सा ज़रा सा प्रेशर ज़रूरी था। थोड़ा सा प्रेशर न काम आता तो क्या करते? शूट कर देते। कोई मुश्किल काम तो नहीं था। बाबला इस मामले में बहुत दिलेर है। बाबला जो आगे पैसेंजर सीट पर बैठा है। तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का तुम ख्याल भी नहीं कर सकते थे। हम तुम्हें लेने आए थे, ऑफ करने नहीं, जो कि हमारा इरादा होता तो कोई मुश्किल काम नहीं था। जो तुम्हारा बाबला यूं, सोलंकी ने चुटकी बजाई, कर देता। मजाक कर रहे हो लेकिन हाँ, लेने आए थे बोला। अब बोलो कहाँ ले जा रहे हो? वहाँ जहाँ कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, बस थोड़ी देर और। मेरे को उस तक पहुँचाने के लिए इतना खुफिया तरीका आजमाना ज़रूरी था? खुफिया तरीका जिसके सदके मेरे को मंजिल की खबर न लगे। एहतियात बरतने का हुक्म हुआ था। किसका? अभी मालूम पड़ेगा। सब कुछ हम ही से जान लोगे तो वो क्या बात करेगा तुम्हारे से, जिसके पास जा रहे हो। ये कार जहाँ भी पहुँचेगी जाकर एक ऑटोमेटिक डोर वाले गैराज में खड़ी होगी। जो महाटिक सक पकाया। नो, महाटिक सक पकाया। कैसे मालूम? फिर बोला, नहीं मालूम। सोलंकी इत्मीनान से बोला। तुम्हारी खुफिया पंथी को ज़रा आगे बढ़ाया। वैसे महाटिक ही हो ना? कैसे मालूम? अंडरवर्ल्ड में तरक्की कर रहे हो। अंडरवर्ल्ड के तरक्की कर रहे या तरक्की कर चुके बड़े खलीफाओं की जानकारी रखना मेरा कारोबार है। फिर तो ये भी जानते होगे कि मैं आजकल किसका खास हूँ। तुम्हारी मौजूदा हरकत के तहत अंदाज़ा पूरा है। मैं नहीं जानना चाहता अंदाज़ा।
महाडिक का लहजा शुष्क हुआ, अभी खामोश बैठने का। बाकी का सफ़र मुकम्मल खामोशी से काटा। आखिरकार सच में ही एक ऑटोमेटिक डोर वाले गैराज के भीतर जाकर खड़ी हुई। डोर कार के पीछे निशब्द बंद हुआ। गैराज के भीतर से इमारत में दाखिल होने का रास्ता था। ड्राइवर को छोड़कर सब जिसमें दाखिल हुए। सोलंके को एक हॉल कमरे में ले जाया गया जिसके भीतर बाबला भी न गया। भीतर पहुंचकर सोलंके ने विस्मय से देखा कि वह विशाल आयताकार कमरा एक गिलास वॉल से 2 भागों में विभक्त था। शीशा नीचे के आधे हिस्से में क्लियर ग्लास था और बाकी के ऊपर छत तक जाते हिस्से में ग्राउंड ग्लास था। शीशे के पीछे एक भव्य सोफा चेयर पर एक सूट बूटधारी व्यक्ति मौजूद था जो नीचे के शीशे में से सिर्फ कंधों से ज़रा ऊपर तक दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा, सिर, गला सब ग्राउंड ग्लास की ओट में थे और उसमें से उसका सिर्फ धुंधला सा अक्सी दिख रहा था। वेलकम। शीशे के पीछे से खरखराती सी आवाज़ आई। बैठो। बैठने के लिए एक टेबल थी जिसके पीछे एक चमड़ा मड़ी एग्जीक्यूटिव चेयर थी और सामने 2 विजिटर्स चेयर्स थी। टेबल के मध्य में गुलाबों के फूलों से सजा एक पीतल का गुलदस्ता रखा हुआ था। मेज, कुर्सियों और गुलदस्ते के अलावा वहाँ कोई और सामान नहीं था। महाडिक ने हौले से उसे चमड़ा मड़ी कुर्सी की तरफ ढकेला। सोलंके झिझकता था उस पर बैठ गया तो महाडिक उससे 2 कदम परे हटकर खड़ा हुआ। महाडिक। शीशे के पीछे से फिर अनचिन्ही आवाज़ आई। मेहमान को बोल मैं कौन। बिग बॉस, दुबई गैंग का चीफ है। महाडिक बोला। आज ही दुबई से खास तुम्हारे से मीटिंग करने के वास्ते आया। खास मेरे से मीटिंग? सोलंके बोला। यानी बिग बॉस मेरे को जानता है? मुंबई अंडरवर्ल्ड में शीशे के पीछे से आवाज़ आई। ऐसा कौन होगा जो नवीन सोलंके को नहीं जानता? कैसा है सोलंके? मैं ठीक है। बढ़िया। सोलंके, अभी बोले तो एक ख़ास मकसद से मैंने तेरे को यहाँ बुलाया है। पकड़ मंगवाया है। बुलावे से आ जाता। ख़ास मकसद बोले तो एक ऐसा काम जो तू ही कर सकता है, तेरे सिवाय कोई कर सकता ही नहीं। ये ख़ास मकसद। ऐसा कौन सा काम है? मेरी अपने बॉस से, अमर नायक से सुलह करा। मैं कराऊँ? हाँ, मुझे इतने अदब से, इतनी इज्जत से यहाँ बुलाया, इसलिए मैं कराऊँ। फिर वहीं पहुँच गया। पर खैर, तेरी शिकायत वाजिब है, लेकिन मजबूरी थी। जल्दबाजी के काम ऐसे ही होते हैं क्या? शायद। हम एक ही बिरादरी है। आपसदारी की बात है, इसलिए। आपसदारी में पर्दादारी नहीं होती। ग्लास स्क्रीन के पीछे छुप के बैठे हो। वक्ती एहतियात है, इसलिए है क्योंकि तू ये काम करने से इनकार कर सकता है। इनकार कबूल कर लोगे? जब करेगा तो देखेंगे। क्या? सोलंके खामोश रहा। दुबई का भाई मुंबईया लहजे में बोलता था, मुंबईया ज़ुबान बोलता था। अभी बोले तो सुलह होगी तो मुलाकात भी होगी, तब रूबरू होना ही पड़ेगा। नकाब पहन के सोलंके बोला। माथा फिरे लाए। क्यों उम्मीद करते हो कि मेरा बॉस तुम्हारे से सुलह करेगा? नहीं उम्मीद करता, इसी वास्ते तो तेरे को बोल रहा हूँ। तुमने नायक बॉस को इतना नुकसान पहुँचाया, उसने कम पहुँचाया। शुरुआत तुमने की, कबूल, सब कबूल। किसी ने कोई कमी ना की। बोले तो अपने आदमियों के हाथ मजबूत करने के लिए खुद मेरे को फील्ड में उतरना पड़ा। क्या बोला? घाट कोपर, गंगा मेंशन में तपन शाह और बेंजामिन कोस्टा की विकेट खुद मेरे को लेनी पड़ी। वो अभी भी कुछ कह रहा था और सोलंके ने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। उसने मेज़ पर पड़े पीतल के गुलदस्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। पकड़ मजबूत हुई तो पाया कि काफ़ी वजनी था। एकाएक वो खड़ा हो गया और उसने गुलदस्ते को पूरी ताकत से शीशे की पार्टीशन पर फेंक के मारा। शीशा हज़ारों टुकड़ों में बिखर कर फर्श पर ढेर हो गया और उसे तब तक ग्राउंड ग्लास के पीछे छुपी सूरत दिखाई दी। तुम? सोलंके के मुंह से निकला। तब तक सख्ते में आया महाडिक उस पर झपटा। बड़े उग्र भाव से उसने सोलंके को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वह सोलंके का कोई बुरा हाल करता, उसके बॉस की चाबुक की फटकार जैसी आवाज़ बड़े कमरे में गूंजी। छोड़ दे। अनिच्छा से महाडिक ने अपनी पकड़ ढीली की। बाजू हट। महाडिक उससे परे हटकर खड़ा हो गया। चूर चूर शीशे के टुकड़ों पर कदम रखता दुबैया बॉस मेज के करीब पहुंचा। सोलंके ने मंत्रमुग्ध भाव से उसे देखा। उसके सामने सलमान गाजी खड़ा था। क्या? वो मुस्कुराता हुआ बोला। बोले तो सोलंके के मुंह से निकला। दुबई गैंग का बिग बॉस तुम? कोई शक? दुबई पहुंच गया? कभी शक्ल ना देखी। कमाल है, शीशे के पर्दे के पीछे से मेरे को सलमान गाजी की आवाज़ न सुनाई दी, जो अब सुनाई दे रही है और जिसे मैं बखूबी पहचानता हूँ। सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कमाल है। आजकल मार्केट में ऐसे आले आम मिलते हैं जिनमें से बोलो तो आवाज़ बदल जाती है। तो अभी शीशे के पीछे ऐसा आला इस्तेमाल करते थे जो आवाज़ बदल देता है। हाँ, तुम तो ऐलान किया कि रिटायर हो चुके थे। मजबूरी बन गई। पुलिस मेरे पीछे, एनसीबी मेरे पीछे, इनकम टैक्स का महकमा मेरे पीछे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मेरे पीछे। क्या करता? रिटायर होने का ऐलान करना ज़रूरी हो गया। गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी हो गया। गुजारी तो ना गुमनामी की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी तो भाईगिरी में गुजरी। कैसे गुमनामी की ज़िंदगी की आदत डालता?
इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके दुबई गैंग खड़ा कर लिया। अभी किया तो यही। मैं बोले तो कमाल किया। वो हंसा, संजीदा हुआ। जो हरकत अभी तूने की, फिर बोला, वो कोई सोलंके ही कर सकता था, किसी दूसरे की मजाल नहीं हो सकती थी। बड़ा रिस्क लिया। गुलदस्ता तेरे हाथ में देखते ही महाटिक तेरे को शूट कर सकता था। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि नहीं किया। वो किस्सा अब छोड़, अभी सुलह की बोल, क्या कहता है? सोलंके ने विचारपूर्ण मुद्रा बनाई। नायक ने कल रात लक्ष्मी बाग में जो कहर बरपाया, सलमान गाजी चिंतित भाव से बोला, उसने मेरे सारे गैंग को हिला दिया है। सबने महाटिक को बोला कि मेरे को नायक से सुलह मांगता था। महाटिक मेरे को बोला, अभी मैं आगे तेरे से बात करता है, सुलह करा। बॉस बहुत भड़का हुआ है, सोलंके बोला। शांत कर, नहीं सुनेगा। तेरी ज़रूर सुनेगा, क्योंकि तू कोई ऐरा गहरा बिड़ू नहीं। नवीन सोलंके, ये नहीं हो सकता कि नायक तेरी ना सुने। मैं कोशिश करता है, कर, ज़रूर कर, पर कोशिश में कामयाब होकर देखा और मेरे को गुड न्यूज़ दे। कैसे? महाटिक का मोबाइल नंबर लेके जा। बॉस बड़ी शर्तें लगा सकता है। देखेंगे ना, सुनेंगे ना। तू एक बार मेरी उससे मीटिंग तो फिक्स कर। जब मैं सिर नीचा करके उससे बात करूँगा तो क्या वो मेरे को नाउम्मीद करेगा? मैं ठीक सुना, सिर नीचा करके। हाँ, इतनी हेठी के लिए दिल नहीं मानता, लेकिन हाँ, मेरे गैंग की बेहतरी और सलामती के लिए हाँ। गैंग चालू रहेगा। हाँ, पर यह टाइम नायक से टकराव नहीं होगा। सुलह का ये भी एक मुद्दा होगा। नायक मेरे से कहीं ज़्यादा काबिल भिड़ू, वो जो करेगा अच्छा करेगा। क्या? मैं बात करता हूँ। कर, और बनी बात की बाजरिया महाटिक मेरे को गुड न्यूज़ दे। बरोबर? सोलंकी ने सहमति में सिर हिलाया। बढ़िया, एक आखिरी बात और बोलने का मेरे को, फिर तो इज्जत के साथ इधर से जा सकता है। सोलंकी की भवें उठी। मेरी सुलह की दरख्वास्त को मेरी कमजोरी समझने की गलती ना करना। चोट खाया मवाली चोट खाए सांप की तरह होता है। इस बात को यूं समझ सोलंके कि आज चर्च गेट सुपरमार्केट के सामने मौत तेरे को छू कर गुजरी। अब खुद फैसला कर कि क्या नायक इतना बड़ा नुकसान, बोले तो तेरा नुकसान झेल पाता। सोलंके का सिर इंकार में हिला। तुम्हारे और भी इम्पोर्टेंट करके भिड़ू मेरे फ्रेम में। मैं एक ही बार में सबको ऑफ कर सकता है। करते क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने पर फोकस नहीं मांगता। अभी गोवा के मेरे केस सेटल नहीं हुए, इस वास्ते मेरे को अपने आप पर एक्स्ट्रा करके फोकस नहीं मांगता। मैं मुंबई में गैंग वार की वजह नहीं बनना चाहता। ये बात पहले ना सूझी? तब ना सूझी जब नायक के 60 किलो सोने वाले ट्रक को हाईजैक किया था और उस हरकत से जैसे नायक का मुंह चढ़ाया था। सोलंके, अगर हम पुरानी बातों को मिसाल बनाते रहेंगे तो सुलह की बात कभी नहीं कर सकेंगे। क्या सलमान गाजी, क्या अमर नायक, क्या काला चोर, गलत फैसले किसी से भी हो सकते हैं। हमेरे से भी हुए तो मैं सुलह की दरख्वास्त करता है ना। तो नायक को इसकी कद्र होगी या नहीं? होगी। मैं इस बात को ध्यान में रखकर बॉस से बात करूँगा। बढ़िया, महाटिक तेरे को छोड़ के आता है। कैब बुला के दे, मैं खुद चला जाऊँगा। अरे जाता है, आता है ना छोड़ के। कैब के आने में टाइम लग सकता है, वांदा नहीं। जिस वजह से तू खुद जाना चाहता है वो तेरे काम नहीं आएगी। क्या बोला? प्यादों की फौज के साथ इधर लौट के आएगा तो ये जगह तुझे उजाड़ मिलेगी। खाली तेरे से मुलाकात के लिए इसका इंतज़ाम किया गया था। शीशे की दीवार का भी? हाँ। अब तो तेरी मेहरबानी से शीशा टूट गया, साबुत रहता तो वापस हो जाता। ओह। फिर सोलंके महाटिक की ओर घूमा। चल भाई, छोड़ के आ। पार्टी का मूड अब उसका नहीं रहा था। मंगलवार 14 दिसंबर। अमर नायक से मुलाकात के लिए जगह सलमान गाजी ने खुद चुनी थी। मुंबई की घनी आबादी से दूर वो एक उजाड़ बीच था जहाँ कभी कोई आता जाता नहीं था। सिर्फ बाजू में एक चट्टान के ऊपर बना एक लाइट हाउस था जिसके रख रखाव के लिए वहाँ कोई स्थायी स्टाफ नहीं था। वहाँ अपने अपने बॉस के साथ नवीन सोलंके और भाऊराव वसंतराव महाटिक पहुँचे थे। पहुँचते ही महाटिक ने अमर नायक की और सोलंके ने सलमान गाजी की बारीक तलाशी दी थी, जिससे दोनों बड़े मवालियों ने कोई एतराज़ नहीं किया था। अपनी आदत के खिलाफ अमर नायक ने भी नहीं। फिर खुद नायक ने महाटिक की और गाजी ने सोलंकी की तलाशी ली थी। यूँ सुनिश्चित हुआ था कि चारों में से कोई भी हथियारबंद नहीं था। तदुपरांत समंदर किनारे एक फोल्डिंग मेज के सामने सामने 2 फोल्डिंग कुर्सियां लगाकर दोनों बिग बॉसेस के दाहिने वहाँ से रुखसत हो गए थे और दोनों ने वहाँ से बहुत दूर मुकाम पाया था। अब अमर नायक और सलमान गाजी मेज के आर पार एक दूसरे के सामने विराजमान थे। कई क्षण दोनों में खामोशी रही, फिर नायक ने खामोशी भंग की। कैसा है? वो बोला। ठीक। गाजी संजीदगी से बोला। रिटायर ना हुआ? नया गैंग खड़ा कर लिया? दुबई गैंग? फैंसी नाम। करता भी हजरत ही थी तो खुद पुराना पापी। क्या करता? गाजी ने बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। और तो कुछ सीखा नहीं था ज़िंदगी में। बिग बॉस दुबई में, असल में इधरीच ऐसी था तो मेरे को मालूम। अब अभी सुलह चाहता है क्योंकि मालूम अमर नायक का मुकाबला नहीं कर सकता। अब ऐसी बातों का जिक्र बेमतलब है। जिस बात का मतलब है वो सुलह की बात है। सुलह बराबरी में होती है। तुम मुझे अपने बराबर नहीं समझते। तू बता जो बराबरी करता है वो सुलह की बात करता है। वो लड़ो या मरो करता है। मैं यहाँ नसीहत के लिए नहीं आया। मैंने साफ दिल से सुलह तजवीज़ की थी।
अगर अब तो मेरा इरादा बदल गया है तो साफ बोलो ताकि मैं रुक सकता हूँ। नहीं, इतनी जहमत इतनी तैयारी के साथ आ गया है तो अब तो तब जाना जब मैं भेजे तेरे को, जहमत के साथ तैयारी के साथ। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। गाजी के माथे पर बल पड़े। 16 हो गई तो क्या करेगा? गैंग चालू रखेगा या फिनिश करेगा? चालू रखूँगा, लेकिन ऐसे चालू रखूँगा कि फिर कभी हमारे बीच टकराव की नौबत ना आए। मानता है मेरा ट्रक हाईजैक करके गलत किया? उस वक्त नहीं लगता था कि गलत किया था, अब लगता है। बोले तो सोना काबू में आ जाता तो फिर आगे हमेरा रवैया कुछ जुदा होता। 60 किलो सोना इतना ताकत बना देता कि अमर नायक की नाक में रस्सी डालने के काबिल हो जाता। देखो, मेरी फिर दरख्वास्त है कि पुरानी बातों पर ना जाओ। वो बात करो जिस वक्त करनी बनती है। 16 की बात? हाँ, करते हैं। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। पूछो पूछो सवाल। क्या दुश्मन को माफ़ किया जा सकता है? या दुश्मन कौन है? सवाल ना कर, मैंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दे। नहीं दे सकता तो मेरे को बोल, मैं जवाब दूँ। मालिक हो, जो मर्ज़ी करो। माफ़ करना ईश्वर का काम है, बोले तो अल्लाह का काम है। तो मेरा काम जल्दी से जल्दी दोनों की मीटिंग अरेंज करना है। किन दोनों की? ईश्वर और अल्लाह की। दुश्मन की और ऊपर वाले की। जिस किसी नाम से भी तू उसे याद करना चाहे। गुस्ताखी माँ बाप, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। वो लाइट हाउस देख रहा है? हाँ, क्यों? उस पर कोई केयर टेकर नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरे को खबर नहीं। ऐसा उसके टॉप की गोल राहदारी में, जिसको कि ऑब्जर्वेशन गैलरी बोलते हैं, एक स्नाइपर मौजूद है। स्नाइपर समझता है ना? मैं नहीं समझता था, मेरे को सोलंकी ने समझाया। स्नाइपर उसको बोलते हैं जिसको किसी भी फासले से राइफल से सच्चा अचूक निशाना लगाने में महारत होती है। मेरे को क्यों बता रहे हो? अभी सुन सुन। लाइट हाउस पर यह टीम जो स्नाइपर मौजूद है, ये टीम उसके कब्जे में जो टेलीस्कोप वाली राइफ़ल मौजूद है वो अमेरिका की बनी है और बैरेट M82 राइफ़ल कहलाती है। ये राइफ़ल इतनी पावरफुल है कि हाथी का माथा फाड़ सकती है। एक गोली से 6 बुड़ू ऑफ कर सकती है। मेरा फिर वही सवाल है, मेरे को क्यों बता रहे हो? नहीं समझा? नहीं, नहीं समझा। सलमान गाजी, ये टीम उस स्नाइपर की राइफ़ल का निशाना तू है। गाजी के सारे शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। मेरे एक इशारे पर वो राइफल का टिकर खिंचेगा और तू मेरे सामने मरा पड़ा होगा। वह हकबगाया सा नायक का मुँह देखने लगा। नायक ने उसके चेहरे से खून निचुड़ता साफ देखा। दुश्मन से दोस्ती करना, नायक पूर्वज सहज भाव से बोला, सांप को दूध पिलाने जैसा होता है। जब मौका लगेगा पलट के काट खाएगा। इस बात का कतई लिहाज किए बिना कि जिसको काटा था उसने उसको दूध पिलाया था। क्या? गाजी के मुंह से बोल ना फूटा। फिर भाईगिरी का उसूल है कि हाथ आए दुश्मन को जिंदा छोड़ना नादानी होती है। लेकिन मैं तो दुश्मन ही नहीं, मैं तो तुम्हारे से 16 का तमन्ना ही हूँ। तेरे को 16 मांगता है क्योंकि संभलने के लिए टेम मांगता है। 16 की ओट में ताकत बनाएगा, फिर सांप का माफिक उसी को काटेगा जिसने दूध पिलाया। नहीं, दुश्मन थोड़े की ये ख़त्म नहीं होता, समूल नाश से ख़त्म होता है। पेड़ की शाख काट दो तो नई शाख निकल आती है। पेड़ तभी ख़त्म होता है जब उसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें तुमने कब सीख ली? बुरा वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे तेरे को सिखाया कि 16 की पेशकश से अमर नायक को भरमाया जा सकता है। मैंने सच्चे दिल से, फेंक मत। भाई लोगों के दिल नहीं होता, जो दिल की सुनता हो वो भाईगिरी में फेल माना जाता है। भाईगिरी में किसी मुकाम पर पहुंचना हो तो मगज से काम लेना पड़ता है। नायक ने एक उंगली से अपनी कनपटी ठकठकाई। पर तेरे को मालूम होना, कोर्ट कचहरी के शिकंजे में फंसने से पहले भी तो खुद भाई था। गाजी खामोश रहा। रह रहकर उसकी निगाह लाइट हाउस के टॉप की ओर उठ जाती थी। तो हैरान हो रहा होगा कि मुलाकात की जगह तूने चुनी, फिर भी मैं लाइट हाउस में स्नाइपर का इंतज़ाम खड़ा कर सका। तो बोले तो तू कहीं भी कोई भी जगह चुनता, मैं वहाँ तेरी विकेट लेने का इंतज़ाम खड़ा करके दिखाता। यही फ़र्क है सलमान गाजी होने में और अमर नायक होने में। यही फ़र्क है 16 की दरख्वास्त लगाने वाले में और 16 की दरख्वास्त कबूल करने वाले में। अब खुशी खुशी जा और अपने खुदा की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगा। शुरू से ही नायक के हाथ में एक सफ़ेद रुमाल था, जिस पर से तब उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। रुमाल की ज़मीन छूने की देर थी कि 16 के तमन्नाई तोड़ फोड़ उधेड़ बुन विशेषज्ञ सलमान गाजी के प्राण छूट गए। निशब्द पहले वो औंधे मुंह मेज पर गिरा, फिर वहाँ से लुढ़क कर नीचे ज़मीन पर ढेर हुआ। नायक ने लाइट हाउस की तरफ घूमकर अपना अंगूठा सिर से ऊपर उठाकर स्नाइपर को संकेत दिया कि अपने इम्तहान में वो पूरे नंबरों से पास हुआ था। महाडिक दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, उसके पीछे पीछे ही सोलंके था। बॉस को क्या हुआ? हकबकाता से महाडिक बोला। मैंने फासले से कुर्सी से लुढ़क कर नीचे गिरते देखा। देख, नायक शुष्क भाव से बोला। मर गया? ठीक पहचाना। अब बोल, तेरी क्या मर्जी है? मेरी मर्जी? गाजी की लाइफ में तो उसका नंबर 2 था, अब नंबर 1 बनने को दिल में चलने भी लगा होगा। नहीं बाप, मैं ख्याल भी करे तो ऑफ करना। मेरा यकीन करना बाप, इसी मिनट से दुबई गैंग का वजूद खत्म है। फिर तो समझ ले तेरी जान बच गई। मैं दिल से थैंक यू बोलता है बाप। गैंग की बचत खुचत को हैंडल कर लेगा? सोलंकी ने पूछा।
एंड परफेक्ट करके महाडिक के स्वर में आत्मविश्वास का पुट आया। बॉस इजाज़त देगा तो रिपोर्ट करने आऊँगा सबूतों के साथ। देखेंगे, हमारे जाने तक यहीं रुकने का, बाद में जो जी में आए करना। क्या? महाडिक ने व्यग्र भाव से सहमति में सिर हिलाया। उपसंहार। आइंदा बहुत कुछ आनन फानन में हुआ। मसलन सलमान गाजी पर क्या बीती, किसी को खबर नहीं थी। अंडरवर्ल्ड में कोई दुबई गैंग का नाम लेकर राजी नहीं था। डीसीपी भोसले की मुंबई से पुणे तुरंत प्रभावी ट्रांसफ़र हो गई। एसीपी पारेख को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का इंचार्ज बना दिया गया, जो कि स्कूल के हेडमास्टर जैसी डेस्क जॉब थी। उपरोक्त दोनों अधिकारियों के ट्रांसफ़र के बाद पीछे किसी ने अमर नायक से पूछताछ जारी रखने में कोई खास दिलचस्पी न ली। फिर कोई नया बड़ा केस आ जाता था तो पुराने की तरफ से तवज्जो वैसे ही हट जाती थी। अमर नायक से पूछताछ बंद हो गई तो जीत सिंह टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ अपने आप ही बंद हो गई। महकमा या मीडिया या पब्लिक कभी न जान सका कि इंस्पेक्टर सदाशिव राजाराम सुरवे का कातिल कौन था। ना ही इस बात का कोई खुलासा हो सका कि चर्च गेट की 15 मंजिला इमारत पर दबिश वाले दिन इमारत के भीतर जाकर वापस निकलते वक्त जो भारी एयरबैग इंस्पेक्टर सुरवे के साथ था वो उसे किसने दिया था, उसमें क्या था और वो सुरवे के कत्ल के बाद कहाँ गायब हो गया था। असलियत सोलंकी को मालूम थी, लेकिन जीत सिंह के बयान की ही मालूम थी, वरना कभी मालूम ना हो पाती। बाद में जो नतीजे सामने आए उन्होंने जीत सिंह को मानने पर मजबूर किया कि सोलंकी से संपर्क साधने में उसने जल्दबाजी की थी। आइंदा जो हुआ वो तो नायक की वजह से होना ही था और उसका फल जीत सिंह को मिलना ही था। सोलंकी ने उसे साफ तो बोला था कि आइंदा हालात जो खास करवट बदलने वाले थे वो उन पर निगाह रखे। उसने निगाह रखी, सस्पेंस में देर तक रखी। जो नतीजा आखिर सामने आया वो यही था कि थानेदार सुरवे के कत्ल के सिलसिले में उसको फिर कभी पुलिस का बुलावा नहीं आने वाला था। नहीं आया। सस्पेंड हुए हवलदार विजय पवार और पवन जोशी आखिर तक अपने बयान पर दृढ़ता से कायम रहे कि दबिश वाले दिन वो इंस्पेक्टर सुरवे मरहूम के साथ चर्च गेट की 15 मंजिला इमारत में उसकी लॉबी तक ही थे। फिर उन्हें उस बयान से हिलाने वाला भी अब कोई नहीं था। नतीजतन उनका सस्पेंशन वापस लिया गया और उन्हें उनकी ड्यूटी पर बहाल किया गया, फिर किसी अमर नायक से गुलदस्ता थामने के लिए। महकमे में ये खुसर पुसर आम थी कि अमर नायक के खिलाफ जो तफ्तीश जारी थी उसको ठंडे बस्ते में नायक ही नहीं डाल दिया गया था। उसके उस हाल में पहुंचने के बाद तगड़ा रोकड़ा चला था जिसको अदा करने वाला अमर नायक के सिवाय कोई नहीं हो सकता था। नायक के खिलाफ केस न ठहरा। पुलिस को उसकी पड़ोसी कहानी हज़म कराई गई कि सब किया धरा उसके भरोसे के मुलाजिम समीर केतकर का था, जिसकी खुद की भी बड़ी रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हत्या हो गई थी। तमाम सिलसिला यही साबित करता था कि गुलदस्ता थामने वाले हाथ महकमे में निचले लेवल तक ही सीमित थे, एन ऊपर तक मौजूद थे। वरना डीसीपी भोसले की एकाएक ट्रांसफ़र न हुई होती, वरना एसीपी पारेख को हेडमास्टरी न मिली होती। अगर दुर्गत पर गौर किया जाता तो सबसे ज़्यादा जीत सिंह की हुई। हाकिम ने जीना हराम किया, 2 बार मार खाई, खून से हाथ रंगे, 30 पेटी का प्रोत्साहन पुरस्कार मिला तो वो बाकायदा अमर नायक के दरबार में हाजिरी भर के लौटाना पड़ा। वो रकम नायक के लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन सोलंकी का उसकी बाबत हुक्म सुनाना ज़रूरी था। रकम भले ही असल से आधी होती, 1/4 होती और भी कम होती, उसकी बाबत हुक्म होता तो यही होता कि फ़ौरन वापस की जाए। भाईगिरी का कारोबार ऐसे ही चलता था, दहशत के आसरे। समाप्त।